हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बच्चों हमारा ईएमआई में क्रैश कोर्स का जो टॉपिक है ईएमआई, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली कि किस तरीके से लेंज ने फैराडे ने बताया कि किस तरीके से आपका ईएमएफ जनरेट हो सकता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक जो कंडक्टर है वो जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड में उसे लेके जाते हो तो कैसे वो एक ईएमएफ की तरह बिहेव करता है, एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, अलग अलग तरीके की ईएमआई सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इंडक्शन के बारे में सीखेंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस लेक्चर को पढ़ेंगे, समझेंगे ध्यान से, और सारा का सारा रिवीजन हम इसमें करने की कोशिश करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को कवर करके चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला टॉपिक, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मान लो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड था जो वाइट कलर में आप देख रहे हो, और ये आपका एक एरिया है या एक लूप है, और इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी उनका नंबर अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ हो गया, एक एंगल थीटा पे हो गया मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होता है बच्चों, दैट इज बी डॉट ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही फ्लक्स होता है, ठीक है। और क्योंकि ये डॉट है तो ऑब्वियस सी बात है ये स्केलर होगा फ्लक्स। तो यहाँ पर ए है एरिया वेक्टर आपका जो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, ठीक है ना। ये अगर कॉइल का प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर हो गया, और जो ये फाई भी हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है? थीटा असल में एंगल है बी और ए के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो कॉइल है, अगर आपने उस पर वायरिंग एन टाइम लपेट दी, एन टाइम वायरिंग कर दी, तो बच्चों जो नया फ्लक्स होता है वो एन बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाई आपका स्केलर है, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है? वीबर एसआई में और मैक्सवेल सीजीएस में, और एक वीबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बातें हैं बच्चों। जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा वो एन बी ए हो जाएगा, क्योंकि जब थीटा जीरो होगा, क्योंकि कॉस में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कॉस जीरो पर होती है 1, ठीक है। और मिनिमम हो जाएगा कॉस 90 पर, क्योंकि थीटा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है। तो यहाँ पर ये फाई मिनिमम जीरो हो जाएगा, दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू बी। थीटा जीरो होने का मतलब क्या है? थीटा किसके बीच में था? थीटा मैग्नेटिक फील्ड के और एरिया वेक्टर के बीच में था। अगर थीटा जीरो है इसका मतलब ही यही है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और ये एरिया वेक्टर की वैल्यू है, तो आपको बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, सीधे सीधे डॉट करना है। फाई बी डॉट ए मारा, ठीक है, बी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रखी, आई कैप का आई कैप में करोगे 1 आएगा, जे कैप का जे कैप में करोगे 2 आ जाएगा, 3 के कैप का 4 के कैप में करोगे तो 12 आ जाएगा, टोटल जोड़ के 15 आ गया, 15 वीवर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ भी स्पेशल नहीं था। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, ओके। और ये स्क्वायर लूप है जिसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। वो लाई करता है एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में एंड एक्स जेड प्लेन में। तो ये 3 इसके क्वेश्चन हैं, ऑप्शन नहीं है। तो आपको बताना है हर एक केस में आपका फ्लक्स क्या होगा इन ऑल 3 कंडीशन, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हैं एक ही के अंदर, डोंट थिंक दीज क्वेश्चन एज अ ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इन तीनों कंडीशन में ही फ्लक्स की अलग अलग वैल्यूज होंगी तो वो क्या होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखो, आपका जो स्क्वायर लूप है अगर वो एक्स वाई प्लेन में है, आप इमेजिन करो, मान लो ये हमारे प्लेन है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और बोर्ड के बाहर की तरफ जेड है और पीछे की तरफ भी जेड एक्सिस है, प्लस और माइनस की। तो जब हमारा लूप इस एक्स वाई में होगा तो बच्चों इसका एरिया वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो जेड एक्सिस में होगा। तो यानी कि अगर वो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है हमारा स्क्वायर लूप, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो जेड एक्सिस में होगा। तो जो 5 मीटर स्क्वायर है इसमें मैं 5 के कैप लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं वाई जेड प्लेन की बात करूं तो बच्चों वाई जेड मतलब जेड आपका बाहर की तरफ है, ठीक है।
तो वाई जेड मतलब आपका इस वाले प्लेन में ये वाई है और बाहर की तरफ जेड है, तो मतलब एक्स आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। और एक्स और जेड में अगर हम बात करें तो एक्स और जेड मतलब आप सोचो x ये है, जेड बाहर की तरफ है, तो इस प्लेन में है, तो आपका ये जो y एक्सिस है, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जे कैप यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो बस हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर पता लग गई तो हम मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पहले केस में एरिया वेक्टर 5k कैप हो जाएगा, तो बी डॉट ए किया, बी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये आ गया टोटल 15 वीवर, ठीक है, क्योंकि के कैप का सिर्फ के कैप में मल्टीप्लाई होता है, आई और जे में 0 हो जाएगा। अगले केस में एरिया वेक्टर 5 कैप हो जाएगा, तो फिर से बी डॉट ए किया, तो यहाँ पर आई कैप का आई कैप में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो केवल 5 बचेगा, बाकी सब डॉट है तो 0 हो जाएगा। अगले केस में एरिया वेक्टर 5j कैप है, तो फ्लक्स बी डॉट ए से निकाला, ये बी है ये ए है, मल्टीप्लाई किया, 10 वीवर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इस क्वेश्चन में एक्स बाई जेड एक्सिस है और ये आपका एक क्यूब रखा हुआ है। अब ये जो क्यूब है बच्चों, ये ए दूरी पर रखा है ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर, और आपका इसकी साइड भी ए ही गिवन है। तो आपसे कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका 2x² आई कैप है तो फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा। बच्चों देखो, हमें पता है कि अगर कॉस में थीटा की वैल्यू 90 होती है तो 0 हो जाता है आंसर। तो यार देखो, जो आप इसको अपने रूम की तरह अज्यूम करो, ठीक है। अब ये आपके रूम की छत है, रूफ है, तो रूफ है तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर की खास बात है वो अंदर की तरफ नहीं हो सकता, वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ लेना होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एरिया वेक्टर आप नीचे इसकी अंदर की तरफ ले लो, नहीं, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है, ठीक है ना, देखो गिवन है, तो थीटा 90 हो गया, मतलब रूफ की वजह से कोई फ्लक्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है। वहीं पर इस वाली सरफेस को देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ भी थीटा 90 है, तो इसमें भी फ्लक्स 0 है, जो हमारी सरफेस है, जो हमारे रूम का फ्लोर है। रूफ मतलब छत, फ्लोर मतलब नीचे, तो आपका 0 हो गया। अब जो पीछे वाली दीवार है और जो मेरे सामने वाली दीवार है, इन दोनों पर फ्लक्स क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो फिर से एंगल 90 हो जाएगा। सामने वाली दीवार में मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है, एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होगा, तो फिर से एंगल 90 हो जाएगा। मतलब ऊपर, नीचे, आमने और सामने, इन चारों दीवारों पे फ्लक्स 0 है। लेकिन अब इनकमिंग वाली दीवार पे देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर होगा, पीछे वाली दीवार का पीछे की तरफ होगा, आगे वाली का आगे की तरफ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है और एरिया वेक्टर भी आगे की तरफ होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्यूब के अंदर नहीं हो सकता, वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है एंड हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर आपका फ्लक्स आ गया ये, और यहाँ पर आपके एरिया वेक्टर पीछे और मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो यहाँ पर आपका 180 का एंगल, यहाँ पे 0 का एंगल, ठीक है। तो ओवरऑल फ्लक्स फिर क्या हो जाएगा, ओवरऑल फ्लक्स आपका देखो, जो आपका फाई नेट है वो फाई 1 प्लस फाई 2 होगा, है ना। इस वाली सरफेस पर आपका 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर जो फाई 1 है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, B इंटू ए। अब देखो, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो 2x² है, ठीक है। तो मैंने 2x² में x की वैल्यू a डाल दी, क्योंकि इस सरफेस पर जो x की वैल्यू वो a है। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनटू एरिया, तो इस वाली सरफेस का जो एरिया है वो a² है और cos 180, तो ये आ जाएगा -2a की पावर 4। फाई 2 की बात करते हैं इधर। अब ये जो सरफेस है इसका एरिया a² है, तो फाई 2 हो जाएगा मेरा क्या, b डॉट ए। तो फाई 2 हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड है 2x², x की वैल्यू मेरी 2a है, a प्लस a 2a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। a क्या है मेरा, एरिया है, और cos 0, तो ये आ जाएगा 8a की पावर 4। तो फाई नेट क्या हो जाएगा, ये मेरा माइनस का है, क्योंकि 1 cos 180 -1 होता है, तो ये मेरा 8a4 -2a4 को जब मैं ऐड करूँगा तो 6a की पावर 4 बचेगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक वायर है जो करंट लेके जा रहा है, ये इन्फानाइट वायर है। अब ये जो इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर है, इसके ए दूरी पर, ए डिस्टेंस पर एक लूप रखा हुआ है ABCD, जिसकी साइड C है और जिसकी ये वाली साइड B है, एक रेक्टेंगुलर लूप है।
और यहाँ पर आपको अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। वैसे भी अंदर की तरफ होगा यार, क्यों? क्योंकि जब आप इस करंट कैरिंग वायर को ऑब्जर्व करोगे तो आप इसमें जब ऊपर की तरफ थंब करोगे तो आपका जो पाम है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो आपको बताना है कि ABCD जो लूप है, ABCD जो लूप है, जो रेक्टेंगुलर लूप है, इसका फ्लक्स क्या होगा, इसके अक्रॉस फ्लक्स क्या होगा, है ना। तो कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको करना समझें तो। इसको अप्रोच करने का तरीका होता है कि पहले आप क्या करें, क्योंकि आप पूरे लूप पर तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि देखो आपका जो फ्लक्स है वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका एक इन्फानाइट वायर की वजह से μ0I/2πd होता है। अब जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपकी अलग है, इस पॉइंट की A है, जबकि पॉइंट B की आपकी A+B है। तो डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो फ्लक्स हर पॉइंट पे बदल रहा है ना। इस पॉइंट पे कुछ और फ्लक्स है तो इस पे कुछ और है, फिर इस पे कुछ और है, क्योंकि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से कम हो रहा है, तो मतलब फ्लक्स भी कम होगा, तो इसीलिए वेरिएबल फ्लक्स है। तो बच्चों क्या करना है, एक छोटा सा आपको हिस्सा लेना है, छोटा सा एरिया लेना है, ठीक है। dx लेंथ ले लिया आपने और साइड इसकी लेंथ c है और इसका जो ब्रेड्थ है वो dx है, तो इसका एरिया CDx हो जाएगा। और यहाँ पर आपने मतलब क्या किया, इस वायर की वजह से एक छोटे से एरिया पे आपने फ्लक्स निकाल लिया, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पूरे लूप का मिल जाएगा फ्लक्स। तो यहाँ पर बच्चों आपने छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाला BDA के हिसाब से। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर एरिया पर जहाँ पर आपने इसको जूम किया है, मैंने यहाँ पर x दूरी मान ली है वायर से लेके इस पॉइंट की, ठीक है। तो आपका μ0I/2πx मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर की वजह से, और CDx मेरा एरिया हो गया छोटे से पोर्शन का, क्योंकि C मेरी लेंथ है, DX मेरी छोटी सी ब्रेथ है उसकी। तो यहाँ पर बच्चों जो मेरा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये तो d फाई की वैल्यू थी, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो फाई आ जाएगा। अब इधर इंटीग्रेशन करूंगा तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, ये x मेरा वेरी कर सकता है A से लेकर A+B तक, मतलब A मतलब ये वाली A, छोटी वाली A, वायर से पहला पॉइंट A दूरी पर है और दूसरा पॉइंट मेरा A+B दूरी पर है। तो यानी कि बच्चों मेरा A से लेके A+B की लिमिट लग गई। अब मैं यहाँ पर कॉमन जो कांस्टेंट चीज़ें उनको बाहर निकाल लेता हूँ। μ0I/c मैंने बाहर निकाल लिया, 2π मेरा कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा dx/x, A से A+B लिमिट लग गई। अब इंटीग्रल dx/x को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ln x लेना पड़ेगा। A से A+B मेरी लिमिट लग गई, μ0I/2π मैंने लगाया। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। जब भी लॉगरिथम में आपकी ध्यान रखना, जब भी देखो वैसे तो इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लेकिन लॉगरिथम में जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम डिवाइड में ले लेते हैं। तो ये ln A+B/A यहाँ पर आंसर में मेरा आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया, ठीक है। बहुत आसान है, कभी भी आपको निकालना हो एक लूप पर एक करंट कैरिंग वायर या ऐसे कभी भी निकालना हो तो एक छोटे से एरिया पे निकाल लो और पूरे एरिया में लिमिट लगा दो आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, ठीक है। और डेफिनेटली आपको वेरिएबल फील्ड की वजह से भी बहुत आसानी से फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। तो देखो बच्चों क्या है, फैराडे और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट्स कुछ करे, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे तो उनके बिहाफ पर कुछ रिजल्ट निकले, कुछ लॉ निकल के आए। तो वो क्या है उनको हम देखते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली फैराडे और हेनरी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको हमें समझना है। देखो, The discovery and understanding of electromagnetic induction are based on a long series of experiment carried out by Faraday and Henry. अभी तक तो हमने फ्लक्स सीखा कि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जाना, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आया। हेनरी और फराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनसे हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कैसे हम ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने मैग्नेट और कॉइल्स के थ्रू अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे जिनको अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या था कि जब बार मैग्नेट इज पुश टुवर्ड द कॉइल, मतलब आपने क्या किया, या तो आप इसको एग्जाम्पल को देखो, ये जो बार मैग्नेट है जब आप इसको कॉइल की तरफ पुश कर रहे हो तो क्या देखने को मिला, जब ये बार मैग्नेट को आप कॉइल के पास लेके जा रहे हो तो ये जो गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्ट करने लग गया। मतलब यहाँ पर जब आप बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गए तो करंट मिल गया, मतलब बार मैग्नेट को जब आप इस कॉइल के पास लेके गए तो करंट मिल गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कब करेगा, जब सर्किट में करंट घूमेगा, तो करंट मिल गया।
तो अब यहाँ पर बात आती है कि फराडे को समझ आ गया कि यानी कि जब मैं बार मैग्नेट को या किसी और कॉइल को जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है उसको जब किसी दूसरे कॉइल के पास लेके जाता हूँ तो मेरे को करंट मिलता है। लेकिन फराडे ने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करे और उसे कुछ ऑब्जर्वेशन मिले जिनको अभी मैं एक टेबल के थ्रू समझाऊंगा। दूसरी बात, फराडे ने मैग्नेट के अलावा बार मैग्नेट को हटाया और कॉइल के थ्रू देखा। तो उसने क्या किया, एक दूसरा कॉइल लिया, C2 कॉइल, इसमें ऑलरेडी करंट था क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये तो पहले से ही इस्टेब्लिश हो चुका था। अब बारी थी क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जब वो इसके पास लेके गया तो यहाँ पर फिर से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि आप चाहे मैग्नेट को लेके जाओ, चाहे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग किसी सब्सटेंस को लेके जाओ, किसी कॉइल को लेके जाओ, किसी कंडक्टर को लेके जाओ, तब भी आपको करंट मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला। तो यहाँ पर ये टेबल के थ्रू आपको समराइज करवा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट है जो किया गया, ये ऑब्जर्वेशन है जो देखा गया, और ये आपका सर्किट्स हैं, ठीक है, मतलब डायग्राम है, सॉरी, ठीक है ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट, प्लेस अ मैग्नेट नियर अ कंडक्टिंग लूप विद अ गैल्वेनोमीटर इन दी सर्किट। पहला था कि आप सिर्फ मैग्नेट को लूप के पास रखो। तो देखो कोई भी डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिला, यानी कि हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि नो करंट फ्लोज थ्रू दी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यस, देखो अगर आप एक लूप लिया और मैग्नेट को पास में रख दोगे तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं मिलता है, लेकिन पास लेके आओगे तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों चक्कर क्या है कि जब आप पास में रख दोगे तो फ्लक्स यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें जा रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पर जो करंट मिलता है वो तब मिलता है जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे जो निकलने वाला, जो कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स है, जो लाइन्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो चेंज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होनी चाहिए तब जाके आपको करंट मिलता है, ठीक है। मूव द मैग्नेट टुवर्ड द लूप, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा गया तो गैल्वेनोमीटर में करंट मिल गया, ठीक है। जब आप उसको पास लेके आए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया। तो मतलब ये एस्टैब्लिश हो गया कि जब आप मैग्नेट को पास लेके आते हो तब करंट मिलता है, ना कि सिर्फ रखी हुई है तब मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ही आपका करंट इंड्यूस होता है। तीसरा, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट, मतलब अभी हम पास लेके आ रहे थे, चलो अब दूर लेके जाते हैं, तब भी करंट मिला और रिवर्स डायरेक्शन में मिला। मतलब आपका चाहे आप लूप को या मैग्नेट को पास लेके आओ, चाहे आप दूर लेके जाओ, आपको करंट जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये एस्टैब्लिश हो गया कि भाई आप जब चेंज करोगे फ्लक्स को, पास लेके आ रहे हो तो इस लूप में फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब ज़्यादा पास होंगी, दूर लेके जा रहे हो तो घट रहा है। तो ओवरऑल, और पास रखा है ना, पास लेके आ रहे हो ना दूर लेके जा रहे हो, सिर्फ रखा हुआ है, तो कोई भी फ्लक्स नहीं मिला, मतलब कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ इस कॉइल में। तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि भाई जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो आपको दोनों ही सिचुएशन में करंट मिलता है, और अगर रखा हुआ है तो नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बच्चों ये सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब स्पीड बढ़ा दोगे मैग्नेट की तो करंट भी बढ़ता है, जब आप स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे, ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट लेके आओगे तब भी करंट बढ़ेगा, जब आप डायमीटर कॉइल का बढ़ाते हैं तब भी करंट बढ़ेगा, जब आप स्पीड मैग्नेट की फिक्स कर देते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल, ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपका बढ़ता है। मतलब पास लेके आओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा स्पीड से लेके आओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा मैग्नेट स्ट्रेंथ लेके आओगे तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं फराडे का फर्स्ट लॉ। तो फराडे का फर्स्ट लॉ कहता है whenever magnetic flux link with coil is changed then EMF will be induced। मतलब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होता है कॉइल के साथ में तो आपका EMF इंड्यूस होता है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़नी या घटनी चाहिए, तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तब जाके मैग्नेटिक मतलब तब जाके आपका यहाँ पर EMF मिलेगा आपको। फराडे का दूसरा लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि कितना EMF होगा, मतलब ये मेजरमेंट है, ये तो पता चल गया कि EMF जनरेट होगा, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कितना जनरेट होगा। तो ये जनरेट होगा आपका d∅/dt के बराबर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपका EMF के बराबर होता है। अगर कॉइल में टर्न का नंबर ज़्यादा है तो ये n d∅/dt हो जाता है,
ठीक है। और ये ई है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसकी यूनिट वोल्ट है या फिर वीवर पर सेकंड है। क्योंकि ये ईएमएफ है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी यूनिट वोल्ट हो जाती है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों फराडे के दोनों लॉ समझ आए होंगे। फराडे ने सिर्फ इतना बताया कि ईएमएफ इंड्यूस होता है जब आपका फ्लक्स चेंज होता है। दूसरा उसने बताया सेकेंड लॉ में कि कितना होता है, तो वो होता है डी फाई अपॉन डी टी, या फिर अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो एन डी फाई अपॉन डी टी। अब उसके बाद आती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉइल। ठीक है, मतलब ईएमएफ आपका हर तरीके की कॉइल में इंड्यूस होगा, चाहे वो मेटल की है, कंडक्टर की है, वुडन की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसुलेटर है तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन वो अलग बात है कि अगर वो नॉन कंडक्टिंग है तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर वो कैसी भी कॉइल है, वुडन की भी होगी ना, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है। बट इंड्यूस्ड करंट विल अफेक्टेड, वुडन हो, कागज हो, फ्लक्स में चेंज होते ही ईएमएफ ऑलवेज इंड्यूस्ड। ठीक है, इसमें देखो ये ओपन है, क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? यस, ओपन लूप में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है बट करंट इंड्यूस नहीं होता, क्योंकि लूप ओपन है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, करंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव वेलोसिटी के, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी किसका? कॉइल का, मैग्नेट का, या दो कॉइल का। ठीक है, मतलब जो भी दो कॉइल हैं जो आपस में पास आ रही हैं या दूर जा रही हैं, जिनकी वजह से ईएमएफ मिल रहा है, तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, तो ये आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो, ये कॉइल है आपकी पहली वाली, तो जो पहली कॉइल है वो 1 मीटर पर सेकंड से जाती है ना, राइट की तरफ, और ये एक बार मैग्नेट है जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस सिस्टम में वो 2 वोल्ट है। केस नंबर 2, ये एक कॉइल है जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है उधर की तरफ, और ये मैग्नेट है जो 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है मान लो मेरी तरफ। तो यहाँ पर जो नया ईएमएफ इंड्यूस होगा वो पूछा गया है, तो कैसे निकालोगे? ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो बच्चों क्योंकि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इसलिए E2 अपॉन E1 V2 अपॉन V1 के बराबर हो जाएगा, जहाँ पर आपका E2 हमें निकालना है। पहली जो सिस्टम का ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है, वेलोसिटी पहले सिस्टम का रिलेटिव देखो कितनी है, सॉरी सेकेंड सिस्टम की देखो 2 मीटर और 2 मीटर। देखो आपको पता होना चाहिए, जब दो बॉडी आपकी सेम डायरेक्शन में जाती हैं, मान लो एक बॉडी ऐसे जा रही है दूसरी भी ऐसे जा रही है, तो जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाती है। जबकि आपकी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, या तो ऐसे आ रही हैं या ऐसे जा रही हैं, तो ऐसे केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो 2 + 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, और क्योंकि ये 2 है ये 1 है तो माइनस होकर 1 बचेगा। तो सेकंड केस की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 4 है, फर्स्ट की 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो मेरे को 8 वोल्ट आंसर सेकंड केस का ईएमएफ मिल जाएगा। तो आई होप आपको ध्यान रहेगा कि ईएमएफ रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़ते हैं, अब है लेंज लॉ। देखो फराडे और लेंज लॉ में बस थोड़ा सा अंतर है। फराडे ने ये तो बता दिया कि ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होगा और कितना होगा, लेकिन लेंज ने बताया कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, उसका साइन क्या होगा, टेल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो फराडे ने ईएमएफ के बारे में बता दिया, लेकिन उस ईएमएफ से करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो लेंज से पता चलता है। तो लेंज ने बताया कि अकॉर्डिंग टू लेंज इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज इन सच अ वे दैट इट अपोज द रीजन ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस। लेंज ने बताया कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से पैदा होनी चाहिए, इस तरीके से आएगी कि जो इसका कॉज है, जिसकी वजह से ये हुआ है, उसको अपोज करे। अब ये स्टेटमेंट आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा काफ़ी सारे, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले वाइज देखूँ तो ईएमएफ की वैल्यू -NdΦ/dt हो गई। तो माइनस यहाँ पर जो आ गया वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईएमएफ जिस कारण की वजह से, यानी कि फ्लक्स का चेंज होने की वजह से इंड्यूस हुआ है, तो उसका अपोज करेगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो उसकी हेल्प से आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं पहले, तब आपको ज़्यादा से समझ आएगा। पहले देखो ट्रिक, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्योंकि लेंज क्या कहता है कि जिस कारण की वजह से फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, देखो मान लो ये कॉइल है,
ये कॉइल के पास आप एक मैग्नेट लेके आ रहे हो, जब ये मैग्नेट इसके पास लेके आ रहे हो तो इसमें करंट क्यों आ रहा है, क्योंकि आप मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो। तो लेंज जी ने क्या कहा, ये अपोज करेगा, मतलब पास लेके आओगे तो क्या चाहेगा, कॉइल क्या चाहेगा कि ये दूर जाए। तो ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक, दूर जाओगे तो जाने नहीं देंगे, दूर जाओगे तो जाने नहीं देंगे। यहाँ कॉइल रखी है, यहाँ मैग्नेट है, ये दूर जा रही थी तो आपका इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा था, लेकिन कॉइल क्या कहेगी, जाने नहीं देंगे। तो क्या करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी और ये इसे खींचने की कोशिश करेगी। दूसरा, पास आओगे तो आने नहीं देंगे, मतलब अगर ये कॉइल है और बार मैग्नेट इसके पास आ रही है तो पास आओगे तो आने नहीं देंगे, ठीक है ना। क्योंकि लेंज तो कॉइल को अपोज करता है, क्योंकि पास आने की वजह से यहाँ पर फ्लक्स आ रही है, तो लेंज कहेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होनी चाहिए। बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देंगे, घटोगे तो घटने नहीं देंगे, तुम्हारी मर्जी नहीं चलने देंगे, हमारी सरकार है, हमारी मर्जी चलेगी, ठीक है। तो जो हम चाहेंगे वो होगा, जो तुम चाहोगे नहीं होगा। दूर जाओगे जाने नहीं देंगे, पास आओगे आने नहीं देंगे, घटोगे घटने नहीं देंगे, बढ़ोगे बढ़ने नहीं देंगे, मतलब कॉज को अपोज करना है। अब क्वेश्चन में हम समझेंगे कि कैसे करना है। देखो, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक कि आपको क्या करना है, अपना जो थंब है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में करना है, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब करंट फ्लो होती है तो थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। या फिर अगर आप साउथ के पोल्स के हिसाब से देखो, मान लो बार मैग्नेट है और पोल देखना है, तो मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो थंब जो मेरा इधर आ रहा है तो ये मेरा नॉर्थ पोल होगा, तो फिर ये वाला साउथ हो जाएगा। जिधर थंब आएगा वो नॉर्थ पोल, या फिर आपका थंब ये भी बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। चलो, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक बार मैग्नेट है जो इस कॉइल के पास आ रही है और आपसे ये पूछा है कि इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन होगी। तो बच्चों ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि क्योंकि मैग्नेट इसके पास जा रही है तो कॉइल क्या कहेगा कि पास आने नहीं देंगे। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा फोर्स कुछ क्रिएट करेगा कि ये रिपेल हो। तो बच्चों क्योंकि इधर नॉर्थ है तो अगर मैं इधर नॉर्थ ले आऊँ तो मेरा ये रिपेल हो जाएगा। इधर नॉर्थ लाने के लिए मुझे करंट को कैसे फ्लो करना पड़ेगा, नॉर्थ की तरफ थंब होता है तो करंट को मुझे कुछ ऐसे फ्लो करना पड़ेगा, इस तरीके से। मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज मुझे करंट को फ्लो करना पड़ेगा, तब जाके उधर नॉर्थ आएगा। तो मैं क्या कहूँगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मेरी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैग्नेट दूर जा रही है, तो दूर जा रही है तो कॉइल क्या कहेगा, दूर नहीं जाने देंगे। तो इधर साउथ है तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो फिर से इधर नॉर्थ आने के लिए फिर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो फिर से आपका एंटी क्लॉकवाइज ही यहाँ पर आएगा। अगला है ये देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वो इंक्रीजिंग है। मतलब मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड में ये आपका मान लो ये आपका लूप है, बोर्ड में रखा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इंक्रीजिंग है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, मतलब सॉरी जो ट्रिक है वो क्या कहती है कि बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे। अब ऐसा कब होगा जब बढ़ने नहीं देंगे, जब ऐसा तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट लग जाएगा, मतलब बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ लगाने के लिए हमें फिंगर को ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज ही हमें घूमना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगी इंड्यूस्ड करंट की, तभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। और जब बाहर की तरफ होता है तो ऐसे केस में, क्योंकि वहाँ अंदर की तरफ था पहले, आपने बाहर की तरफ लगा दिया तो नेट फील्ड कम हो गया और हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। चलो अगला देखो, अगले में आपका फील्ड घट रहा है बाहर की तरफ। मान लो ये बोर्ड है, इसमें ये लूप रखा है, तो फील्ड बाहर की तरफ है और वो घट रहा है, तो घट रहा है तो घटने नहीं देंगे, मतलब फील्ड को बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा जिससे आपका ये सपोर्ट मिल सके इसको। तो बाहर की तरफ लगाने के लिए थंब ऐसे किया, तो फिंगर को कैसे कर्ल करना पड़ेगा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज कर्ल ही करना पड़ेगा, तो फिर से करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगी। देखो इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो करंट इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि करंट इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं है, और ये जो लूप है ये भी चल नहीं रहा, तो क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है इसीलिए कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, नो करंट, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स में चेंज नहीं है।
चलो अगले केस में करंट इंक्रीजिंग है, क्योंकि करंट इंक्रीजिंग है तो जब वायर होता है, आपको पता है ना, जो वायर होता है जिधर करंट है उधर आपको फिंगर करनी है, जिधर की तरफ डायरेक्शन निकालनी है। तो आपका जो पाम है वो अंदर की तरफ डायरेक्शन है, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। क्योंकि करंट इंक्रीजिंग है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग है। तो लूप क्या कहेगा, लूप कहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीजिंग है तो लूप कहेगा बढ़ने नहीं देंगे, बढ़ रहा है ना तो बढ़ने नहीं देंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा देगा बाहर की तरफ। बाहर की तरफ लगाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज फिर से घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा करंट को। अगले में वायर में तो करंट कांस्टेंट है, लेकिन आपका जो लूप है वो 20 स्पीड से चल रहा है। मतलब ये हो गया कि आपका, क्योंकि बेशक वायर में करंट कांस्टेंट है लेकिन लूप आगे की तरफ जा रहा है, तो आपको पता है वायर से जितना सेपरेशन होता है उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। मतलब आपका ये जो लूप है ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। अच्छा, करंट क्योंकि ऊपर की तरफ है तो अपनी थंब ऊपर की तरफ किया तो पाम अंदर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और क्योंकि वो दूर जा रहा है तो ये घटेगा, मतलब अंदर की तरफ घट रहा है। तो ट्रिक क्या कहती है, घट रहा है तो घटने नहीं देंगे, क्योंकि अंदर की तरफ घट रहा है तो अंदर की तरफ सपोर्टिंग लगेगा, तो थंब अंदर की तरफ होगा तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट घूमेगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इंक्रीजिंग, तो आपको बताना है पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होगी। ये कैपेसिटर की दो प्लेट हैं, इनकी पोलैरिटी बतानी है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीजिंग है। क्योंकि अंदर की तरफ इंक्रीजिंग है मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये लूप क्या कहेगा कि बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे, मतलब बाहर की तरफ थंब लग जाएगा और फिर इस तरीके से हमें घुमाना पड़ेगा, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा करंट को। और बच्चों, जिधर से करंट एंट्री करता है वो हाई पोटेंशियल होता है और जिधर से निकलता है वो लो पोटेंशियल होता है। मतलब बी प्लेट आपकी पॉजिटिव है और ए प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं कुछ अगले पॉइंट्स पर, इंड्यूस्ड पैरामीटर्स। ठीक है, कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स सीखते हैं। देखो, ये हमारा फ्लक्स है t⁻³ - 5t⁻², और यहाँ पर आपको EMF फाइंड आउट करना है जब टाइम आपका 1 सेकंड है। ठीक है, तो 1 सेकंड पर आपको EMF फाइंड आउट करना है। तो कैसे बताएंगे, चलो निकाल लेते हैं, क्योंकि EMF होता है d∅/dt, तो बहुत आसान है निकालना। तो बच्चों, जो फ्लक्स होता है वो आपका BA cos थीटा होता है, लेकिन जो EMF वो -d∅/dt होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपको जो फ्लक्स है वो सीधे सीधे दे रखा है, तो आपने यहाँ पर वैल्यू रखी और डिफरेंशिएट कर दिया। पावर है वो बाहर आ गई तो 3t² रह गया, और ये पावर बाहर गई तो 10t बचेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद आपने t की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 सेकेंड रखना है, तो t की वैल्यू 1 डाल दिया, तो ये आपको -3 - 10 यानी कि 7 वोल्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत ईजी था। अब यहाँ पर इंड्यूस्ड पैरामीटर के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हैं। जैसे देखो, यहाँ पर आपका फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ है। ठीक है, 0 से 2 सेकंड का जब टाइम है तो 2 वीवर का है, 5वें सेकंड पर भी 2 वीवर है, और 10वें सेकंड पर ये फिर से 0 हो गया। तो आपको इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके बताना है कि इसका ET ग्राफ क्या बनेगा। ET मतलब EMF वर्सेस टाइम। तो फ्लक्स और टाइम का गिवन है, EMF और टाइम का निकालना है। बच्चों, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो EMF होता है वो -d∅/dt होता है। मतलब क्या हो गया, d∅/dt का मतलब है कि ये फाई और t ग्राफ का स्लोप है। मतलब मुझे ये समझ आया कि जो मेरा EMF है वो माइनस ऑफ स्लोप है। मतलब अगर मैं फाई t ग्राफ का स्लोप निकालूं, मान लो ये मैंने स्लोप निकाला, तो जो थीटा आएगा, जो tan थीटा आएगा वो असल में EMF होगा, और उसका अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वो एग्जैक्टली EMF निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक हमारा यहाँ पर ग्राफ बन रहा है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँ और उसका नेगेटिव कर दूँ तो मेरे को EMF मिल जाएगा। तो इसका स्लोप क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका स्लोप होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा y एक्सिस के कोऑर्डिनेट मतलब 2, और x एक्सिस 0 से 2 यानी कि 2, तो 1 आ गया, यानी कि tan थीटा 1 है, यानी कि स्लोप 1 है। अब क्योंकि ये आपका tan थीटा स्लोप है लेकिन EMF तो माइनस ऑफ स्लोप है, तो पहला केस में EMF -1 वोल्ट है।
यानी कि जो मेरा ग्राफ बनेगा वो पहले केस में माइनस में ईएमएफ आ रहा है, ठीक है। दूसरे केस में अगर मैं 2 सेकंड से 5 सेकंड तक देखूं तो यहाँ पर देखो फ्लक्स कांस्टेंट है, और जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो आपको पता होना चाहिए ईएमएफ 0 होती है, ठीक है। और 5 से 10 सेकंड पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो मेरा tan थीटा आएगा वो वैसे ही नेगेटिव आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल लेना पड़ रहा है। तो मेरा tan थीटा क्या आ जाएगा, मेरा tan थीटा आ जाएगा इस केस में y एक्सिस पर 0 से 2 है, x पर 5 से 10 है, मतलब ऊपर 2 नीचे आपका 5, तो 2/5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा tan थीटा आ गया है, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो देखो स्लोप 1 है, ये आपका स्लोप 2 0 है, स्लोप 3 आपका 2/5 है यानी कि 0.4, और ये भी माइनस का है। तो अगर मैं ईटी ग्राफ बनाऊँ तो पहले केस में -1 वोल्ट, दूसरे केस में 0, और 5 से 10 सेकंड के बीच में लगभग 0.4 वोल्ट, क्योंकि देखो हमारा ये आंसर पहले ही माइनस था लेकिन ये स्लोप का था, और ईएमएफ स्लोप का भी नेगेटिव होता है, तो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्लस का स्लोप आ रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव हो गया, यहाँ पर माइनस का स्लोप है तो ईएमएफ पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ईएमएफ एक्चुअली माइनस ऑफ स्लोप होता है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इंड्यूस्ड पैरामीटर के अंदर अगला टॉपिक है इंड्यूस्ड करंट का। तो बच्चों करंट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ईएमएफ आपका d∅/dt है और ये 1/r हो गया। जो इंड्यूस्ड चार्ज अगर निकालना पड़ गया तो Q जो होता है वो I/dt के बराबर होता है। अब करंट मेरा कितना था 1/r d∅/dt, और एक और dt से मल्टीप्लाई किया, dt से dt कट गया, तो केवल क्या बचा d∅/r बचा। ये मेरा चार्ज की वैल्यू आ गई है, इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। देखो ध्यान रखो, इंड्यूस्ड चार्ज आपका डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स पे एंड नेचर ऑफ कॉइल पे। देखो जो Q की वैल्यू है वो d∅/r है, जो चार्ज है इंड्यूस्ड वो डिपेंड कर रहा है चेंज इन फ्लक्स पे और रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना। इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि d∅/r है ना कि d∅/dt, तो इंड्यूस्ड चार्ज आपका रेट ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो लेकिन देखो करंट डिपेंड कर रहा है ना, तो ध्यान रखना है। अब देखो जो ईएमएफ है क्योंकि वो d∅/dt होता है, ये हमें पता है। तो बच्चों अब ये जो फ्लक्स है इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो ईएमएफ निकलता है, लेकिन फ्लक्स हो क्या सकता है, फ्लक्स की वैल्यू होती है BA cos थीटा। तो यानी कि आप इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ईएमएफ मिलता है। तो बच्चों इसी के आधार पे पूरा जो चैप्टर है वो अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइडेड है। जैसे पहला जो ईएमएफ होता है वो A cos थीटा dB/dt हो सकता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने A cos थीटा को बाहर निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर छोड़ दिया डिफरेंशिएट करते वक्त, और बाहर किस चीज़ को निकालते हैं, जो कांस्टेंट है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपका एरिया कांस्टेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, उस टॉपिक को हम स्टैटिक ईएमआई कहते हैं, जिसके अंदर हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ते हैं। जबकि दूसरी तरीके की ईएमआई होती है डायनामिक ईएमआई, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है लेकिन एरिया चेंज हो रहा होता है समय के साथ में। और तीसरी होती है पीरियोडिक ईएमआई, जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कांस्टेंट हैं लेकिन उनके बीच में एंगल चेंज हो रहा है बार बार, मतलब जो प्लेन है कॉइल का वो बार बार चेंज हो रहा है। तो वो आपका पीरियोडिक ईएमआई में आता है, जो हम मोटर्स वगैरह में और एसी जनरेटर में सब में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके के टॉपिक हैं, स्टैटिक, डायनामिक और पीरियोडिक। तो अब स्टैटिक ईएमआई में सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों अब पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक ईएमआई का पहला टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन। तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस में क्या है, सेल्फ क्या है, सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब है खुद। मतलब यहाँ पर कॉइल में खुद के करंट से ही ईएमआई इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कॉइल है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, इसमें से करंट गया इस कॉइल के अंदर। तो इस कॉइल में मान लो n टर्न्स थे, ठीक है। अब इस कॉइल के अंदर जब करंट गया तो बच्चों जब हमने करंट को बढ़ा के देखा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के आया, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ गया। लेकिन जब उल्टा करके देखा, करंट को घटा के देखा तो मैग्नेटिक फील्ड घट गया, और मैग्नेटिक फील्ड घटने से फ्लक्स भी घट गया। मतलब क्या हो रहा है कि खुद के ही करंट को बढ़ाने से, इसी बैटरी के करंट को बढ़ाने से, इसी के अंदर आपका ये जो आप ये कॉइल देख रहे हो, इसी के अंदर फ्लक्स आपका बढ़ गया, और जब करंट को घटाने लग गए तो फ्लक्स घट गया। मतलब ये समझ आया कि जो टोटल फ्लक्स आता है कॉइल के अंदर वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। मतलब अगर टोटल फ्लक्स n फाई है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
करंट है। तो क्योंकि बच्चों यहाँ पर खुद से ही इंड्यूस हो रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी घटा के L आ जाता है और L की वैल्यू N∅/I हो गई। तो L को हम बोल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और ये कांस्टेंट है। आप देखो यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के आया है, तो L N∅/I हो जाता है और इसको बोल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। ये मेजरमेंट है कितना इंड्यूस हुआ है, Weber/एम्पियर या हेनरी इसकी यूनिट होती है। आई होप आपको याद रहेगा। देखो वो था आपका क्या, वो था आपका अभी तक L की वैल्यू N∅/I। लेकिन मैं आपको बता दूं जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं, देखो बेसिकली क्या होता है, ये जो ईएमएफ है वो मैन ईएमएफ है, प्राइमरी ईएमएफ है। यहाँ से करंट गया, तो करंट जब गया तो आपको पता है कि जो भी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो अपोज करता है कॉज को। मतलब अगर करंट ऐसे आ रही है तो ईएमएफ जो ये इंड्यूस करेगा वो उल्टी डायरेक्शन में भेजेगा, तो नेट ईएमएफ कम हो गया ना। तो यहाँ पर इसीलिए हम उसको लिख देते हैं माइनस का ईएमएफ। तो बच्चों जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है या बैक, जिसको हम बैक ईएमएफ बोल रहे हैं, वो असल में माइनस का ईएमएफ इसलिए है क्योंकि अपोज करने की वजह से आया है। L/dt हमारा फॉर्मूला यहाँ पर होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है, जो कॉइल में खुद के ही करंट से इंड्यूस हुआ है, खुद के करंट को बढ़ाने या घटाने से, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बच्चों इसको समझते हैं अलग अलग केसेस के थ्रू। पहले केस में आपने क्या किया, सर्किट में करंट को बढ़ा के देखा। जब आपने सर्किट में करंट बढ़ाया तो di/dt की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पॉजिटिव आ गया, तो ES की वैल्यू नेगेटिव आ गई। क्योंकि ES क्या था, ES जो था बच्चों वो आपका -L/di/dt था। क्योंकि आपने करंट को बढ़ाया तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल ES की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो यानी कि आपका जो नेट ईएमएफ आएगा वो E-ES आ गया, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी E था ही, इसका -ES हो गया। जो ये कौन सी बैटरी है, ये वो बैटरी है जो कॉइल का बैक ईएमएफ था, ठीक है, जो कॉइल इंड्यूस कर रहा था अपने अंदर, तो उसको मैंने ऐसा बैटरी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो नेट ईएमएफ मेरा E-ES हो गया, मतलब मेरा नेट ईएमएफ घट गया, ठीक है। तो बिकॉज करंट को बढ़ाया तो सेल्फ इंडक्टेंस उसे कम करना चाहेगा, क्योंकि हमने भाई करंट को क्या किया, बढ़ाया था। ये जो बैटरी थी इसमें से निकलने वाले करंट को बढ़ाया, तो उसकी वजह से कॉइल में क्या इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब क्योंकि आपने करंट को बढ़ाया तो ये जो कॉइल है वो क्या करना चाहेगी, वो इसको कम करना चाहेगी। तो इस वजह से आपका di/dt पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर नेट ईएमएफ कम हो गया। अब अगला पॉइंट, केस 2, अगर आपने करंट को घटाया, अगर आप करंट को घटाते हो तो क्या होता है, जब आपने करंट को घटाया तो di/dt नेगेटिव आ गया। भाई करंट को घटाया तो di/dt नेगेटिव आ गया। तो जब आप करंट को घटाते हो तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नेगेटिव आता है, तो E मेरा पॉजिटिव आएगा। क्योंकि फिर से याद करो, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो -L/di/dt है। क्योंकि आपने इसको घटाया तो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी था। तो मेरा जो नेट ईएमएफ है वो E+ES हो गया, मतलब उल्टा बढ़ गया। क्योंकि करंट को आपने घटाया तो सेल्फ इंडक्टर उसे बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप क्या हो रहा है, आप कॉज को अपोज कर रहे हो हर केस में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा केस, आपने ना करंट को बढ़ाया और ना करंट को घटाया, तो आपने कोई फ्लक्स चेंज नहीं किया, तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी जीरो, तो इसलिए ईएमएफ भी जीरो मिलता है। और ये हमें पता है कि जब फ्लक्स में चेंज नहीं होता तो बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा जीरो होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है ऐसे केस में, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस ओनली पॉसिबल व्हेन कॉइल, ये ध्यान रखना है, सेल्फ इंडक्टेंस वायर में पॉसिबल नहीं होता, ये केवल कॉइल में पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस फॉर प्लेनर कॉइल। तो देखो बेसिकली मान लो ये कोई कॉइल है, इसमें आपका करंट I फ्लो होता है, इसकी रेडियस R है। तो बच्चों जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो N∅/I होगा, ये हमने देख लिया। और जो फाई होगा क्योंकि वो BA होता है, तो यहाँ पर बच्चों किसी भी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आई होप आपको पता होगा, μ0 Ni/2R हो जाएगा, और एरिया जो हो जाएगा वो πr² हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर लूँगा, R से R कट जाएगा, I से I कट जाएगा, तो मेरे को मिलेगा μ0 n² πr²/2, ठीक है, सॉरी R बचेगा, स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि बच्चों देखो हमें यहाँ से क्या समझ आया कि जो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस है
वो मेरा कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे को यहाँ से बस जो ध्यान रखना है वो ये रिलेशन याद रखना है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेनर कॉइल जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। ध्यान रखना है कांस्टेंट लेंथ वायर के लिए n इंटू 2πr l के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, देखो आपके पास एक वायर था, आपने उस वायर को सर्कल लूप बना दिया, तो सर्कुलर लूप में जब आप उसको टर्न कर दोगे तो उसकी लेंथ क्या है 2πr हो जाएगी। और पहले उसकी वायर की लेंथ मान लो l थी, तो l वायर को आपने 2πr सर्कमफेरेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो 2πr l के बराबर हो गया। अब मान लो ये जो 2πr सर्कमफेरेंस में आपने बनाया इसमें n टर्न है, नंबर ऑफ टर्न इसमें n है, तो आपने उसी लेंथ ऑफ वायर को n नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया। तो n इंटू 2πr मेरा l के बराबर आ गया, लेंथ के बराबर आ गया, तो यहाँ से nr मेरा l/2π के बराबर आ गया और ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, क्योंकि बच्चों लेंथ तो वायर की जो आपने ली थी वो कांस्टेंट है और आपकी रेडियस भी यहाँ पर पाई भी कांस्टेंट है। तो यानी कि मेरे को क्या पता चला कि nr की वैल्यू कांस्टेंट है, nr मेरा कांस्टेंट है। मतलब ये हो गया कि हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो हमें पता ही है यहाँ से, ठीक है, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पर जो r है मेरा वो क्या आ गया, r आ गया मेरा n अपॉन में आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट अपॉन n आ गया, r की वैल्यू कांस्टेंट अपॉन n आ गई, ठीक है। तो यहाँ से n से n कट गया, तो मेरा l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक तो n आ गया और दूसरा 1/r आ गया, अगर मैं r की जगह n को रिप्लेस कर देता तो बच्चों मेरे को क्या पता चला, मेरे को पता चला कि भैया nr होता है कांस्टेंट। अगर आपने एक वायर लिया जिसकी लेंथ l थी और उसको लूप में कन्वर्ट कर दिया और उस लूप को आप नंबर ऑफ कन्वर्ट करते जा रहे हो, नंबर ऑफ लूप में टर्न करते जा रहे हो, तो उसकी रेडियस एक टाइम बाद बहुत छोटी हो जाएगी, तो nr कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो गया और रेडियस ऑफ द लूप के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात का ख्याल रखोगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनोइड देखते हैं। मान लो ये कोई सोलेनोइड है और ये कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम था, कोई मान लो एक सिलेंड्रिकल फ्रेम था कंडक्टर का, इसमें आपने वायरिंग कर दी, तो इसमें आई करंट आपने फ्लो किया और यहाँ पर आई करंट इसमें से निकल गया। इसकी लेंथ l थी, नंबर ऑफ टर्न n थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था। अब यहाँ पर देखो जो l है वो n फाई अपॉन आई आ गया, फाई की वैल्यू b आ गई, b की वैल्यू म्यू नॉट n आई होती है सोलेनोइड के लिए, ठीक है, i से i कट गया। तो यहाँ पर जो l की वैल्यू आएगी वो बच्चों देखो जो ये स्मॉल n है वो हमने स्मॉल n यहाँ पर खोल के रख दिया, क्योंकि जो स्मॉल n है वो टर्न डेंसिटी होती है और टर्न डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो ये n अपॉन l आ गया इंटू a आ गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n² a अपॉन l। तो मेरे को जो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस मिला वो मिला म्यू नॉट n² a अपॉन l। तो ये मेरा सेल्फ इंडक्टेंस है किसकी वजह से, एक सोलेनोइड की वजह से। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात क्लियरली समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। देखो बच्चों, फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द अनदर कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन फर्स्ट कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो असल में एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर आप ईएमएफ को इंड्यूस करते हो एक अनदर कॉइल में ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द फर्स्ट कॉइल। मान लो आपकी एक कॉइल थी, आपने उसमें करंट को बढ़ाया, तो ये जो कॉइल है इसके पास में मान लो एक और कॉइल रखी थी, तो जब आपने इसमें करंट को बढ़ाया तो क्या होगा, इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो ज़्यादा जनरेट होगा, तो दूसरी कॉइल में भी करंट जनरेट होने लग जाता है, ठीक है। क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि जब आपने करंट को बढ़ाया तो बढ़ाने से क्या हुआ, आपका फ्लक्स बढ़ा तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स बढ़ा, चेंज हुआ फ्लक्स, तो उसकी वजह से आपको करंट मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने से करंट मिलता है। तो मेरे को क्या पता चला, अच्छा पहली बात आपको फर्स्ट कॉइल को प्राइमरी कॉइल लेना है, सेकंड कॉइल को सेकेंडरी कॉइल लेना है। तो यहाँ पर जैसे ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल वो है जिसमें करंट आप फ्लो कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने बैटरी ली और इस बैटरी की हेल्प से करंट फ्लो किया। अब आपने क्या किया, आपने इस करंट को बढ़ाया। जब आप इस करंट को बढ़ाते हो तो क्या होगा, आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले जब करंट कम था तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, जब करंट बढ़ा दिया तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली। तो दूसरे कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में जो जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो थोड़ी सी कम हो गई। तो N2 φ2 मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I1 के।
मतलब जो दूसरी कॉइल का मेरा फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहली कॉइल के करंट के, ठीक है। तो N2 मेरा MI1 के बराबर आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो मेरी M की वैल्यू N2 अपॉन I1 आ गई है। I1 को उधर ले जाओ तो N2 अपॉन I1 मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। जैसे मेरी L की वैल्यू थी N अपॉन I, क्योंकि वहाँ सेल्फ इंडक्टेंस था तो वहाँ पे नंबरिंग देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चों प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन है, तो मैं N2 क्या लूँगा, क्योंकि देखो करंट तो मेरा पहली कॉइल का था और फ्लक्स जनरेट मेरी सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है, तो N2 अपॉन I1 मैंने कर दिया। अब इसको देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से है, तो -MdI/dt ये मेरा क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। सेल्फ इंडक्टेंस में तो -LdI/dt है और इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस में -MdI/dt है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं सारी की सारी। देखो एक क्वेश्चन, दो कॉइल है मान लो A और B, और जो कॉइल पहली है उसके नंबर ऑफ टर्न 200 हैं, जो कॉइल दूसरी है उसके 600 हैं। पहली में 5 एम्पियर करंट है और फ्लक्स जो है वो 4 × 10⁻³ वीबर है, दूसरी में 6 × 10⁻⁻6 वीबर पर यूनिट टर्न्स है। तो आपको बताना है पहली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, मतलब पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा कॉइल में अगर करंट इन दी कॉइल चेंज विद द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है LdI/dt या MdI/dt, ठीक है। तो क्योंकि आप कॉइल बी में निकाल रहे हो मतलब आप MdI/dt करोगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि कॉइल बी में निकाल रहे हो मतलब आप कॉइल बी में निकालने का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से निकालोगे। चलो ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले पहला सॉल्व करते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल क्या होगा एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पर एक गौर से देखना, आपको दोनों कॉइल्स का क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न दे रखा है कि वायर कितनी बार टर्निंग करी गई है, लपेटा कितनी बार गया है। करंट आपको पहली कॉइल का 5 एम्पियर दे रखा है, पहली कॉइल का फ्लक्स भी दे रखा है, ठीक है। और दूसरी कॉइल का देखो यूनिट में अंतर देखना, इधर केवल वीवर है जबकि इधर वीवर पर यूनिट टर्न्स है। मतलब बच्चों ये जो फ्लक्स है वो कंप्लीट टर्न की वजह से पहले से दिया हुआ है, जबकि ये जो फ्लक्स है वो एक टर्न का गिवन है। तो दूसरे में आपके 600 टर्न है, तो अगर एक टर्न का फ्लक्स गिवन है तो 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, जबकि यहाँ पर टोटल फ्लक्स ऑलरेडी दिया गया है, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब करते हैं सॉल्व। बच्चों LA होता है N∅/I, ठीक है, क्योंकि मैं LA निकाल रहा हूँ, मैं सेल्फ इंडक्टेंस पहली कॉइल में निकाल रहा हूँ, तो मुझे फ्लक्स भी पहले का लेना है, करंट भी पहले का लेना है, क्योंकि सेल्फ खुद की वजह से होता है। तो बच्चों पहली कॉइल में जो फ्लक्स दे रखा है वो मेरे को ऑलरेडी टोटल दे रखा है, तो इसमें मुझे N से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 200 से यहाँ मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो 4 × 10⁻³ ये मेरा फ्लक्स है, मेरा करंट 5 एम्पियर गिवन है, तो यहाँ से मेरे को 0.8 × 10⁻³ हेनरी वैल्यू मिली है। रिमेंबर क्वेश्चन में N∅ दिया है तो टोटल टर्न्स का फ्लक्स ये ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर मेरे को N से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे को L की वैल्यू पता चल गई सेल्फ इंडक्टेंस की। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, अब क्योंकि बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड कॉइल में होता है पहले की वजह से, तो करंट तो पहले का होता है, करंट तो पहले का होगा, लेकिन फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न दूसरे की होंगे। तो दूसरे का नंबर ऑफ टर्न हो गया 600 और फ्लक्स पर यूनिट टर्न का गिवन है इतना, डिवाइड बाई करंट, तो आपका वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन था वो ईएमएफ का था। ईएमएफ बच्चों -MdI/dt होगा, क्यों, क्योंकि आपको कॉइल बी में ईएमएफ पूछा है। तो कॉइल बी में ईएमएफ कहाँ से आया, कॉइल ए की वजह से जो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ है वहाँ से आया। तो आपने M की वैल्यू डाल दी और dI/dt आपको 2 एम्पियर पर सेकेंड गिवन है, तो ये यहाँ से मेरे इतने वोल्ट की वैल्यू आ चुकी है ईएमएफ की। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 सोलेनॉइड्स। आपने क्या किया, एक बड़ा सोलेनॉइड लिया और उसमें एक छोटा सोलेनॉइड इसके अंदर डाल दिया। ये एक छोटा सोलेनॉइड है और एक बड़ा सोलेनॉइड इसके ऊपर है। तो यहाँ पर आपने वायरिंग कर दी, ठीक है। ऐसे ही आपने एक वाइट कलर की वायरिंग छोटे वाले सोलेनॉइड पे कर दी। अब यहाँ पर जो छोटा वाला सोलेनॉइड है उसका एरिया A2 है और नंबर ऑफ टर्न N2 है। जो बड़ा वाला सोलेनॉइड है उसके नंबर ऑफ टर्न N1 है और एरिया A1 है और लेंथ L है।
तो बच्चों यहाँ पर जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L होता है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों का एरिया इक्वल हो, दोनों ही सोलेनोइड का एरिया अगर इक्वल हो जाता है तो फिर ऐसे केस में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस अंडर रूट L1 L2 के बराबर हो जाता है। ये आइडियल केस है जब दोनों का फ्लक्स सेम है, मतलब जब दोनों का फ्लक्स सेम है, मतलब दोनों के थ्रू अगर फ्लक्स सेम है, दोनों की जो करंट है उसकी वजह से जो फ्लक्स है वो अगर आपका सेम है तो फिर आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो अंडर रूट L1 L2 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों प्रैक्टिकली देखा जाता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के टाइम ऑफ अंडर रूट L1 L2 आता है। ये जो K है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है यार, रियली में ऐसा नहीं होता। रियली में कंप्लीट फ्लक्स जो प्राइमरी सर्किट में जनरेट हो रहा है वो सेकेंडरी में नहीं जाता है, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में लूज हो रहा है, कुछ ना कुछ फैल रहा है इधर उधर। तो इसी वजह से कपलिंग फैक्टर ये बताता है कि कितना फैल रहा है। तो 0 से लेके 1 तक कपलिंग फैक्टर की वैल्यू होती है। 0 मतलब नो कपलिंग, मतलब बिल्कुल ही आपकी कपलिंग नहीं है, और 1 मतलब परफेक्टली कपल है, मतलब सारा का सारा फ्लक्स आपका पहले कॉइल का दूसरे में जा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर M इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2 होता है। तो ये रिलेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में। अगर दो सोलेनोइड हैं एक दूसरे के ऊपर वो लपेटे हुए हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रखा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक कॉइल। अब की बार आपने क्या किया, अब की बार आपने पहले तो दो सोलेनोइड लिए थे, अब की बार आपने दो कॉइल ले लिए। एक कॉइल अंदर है छोटी रेडियस का, एक कॉइल बाहर है बड़ी R कैपिटल R रेडियस का जो बाहर की तरफ है। तो अब यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल है उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से आपको सेकेंडरी कॉइल पे इंडक्शन निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली जो निकल के आती है वैल्यू वो म्यू नॉट N1 N2 अपॉन 2R इंटू पाई आर स्क्वायर निकल के आती है। अब यार रिवीजन में हम डेरिवेशन तो नहीं करने बैठेंगे, तो हमें सीधे समझना पड़ेगा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो मेरा यहाँ से दिखता है, देखो बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ पर आपका म्यू नॉट N1 N2 अपॉन 2R है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ही 2 पाई R होगा, तो पाई से पाई कट जाता है, तो चलो उसकी दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेसिकली बच्चों वो आपका R स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल R के बराबर होता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल R। ये जो स्मॉल r है ये इनर एरिया होता है, ये जो कैपिटल R है ये आउटर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अगर मैंने R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है तो इसका सीधा मतलब है कि मैं पाई R स्क्वायर एरिया ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं अगर केवल R लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आउटर साइड या केवल रेडियस ले रहा हूँ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर एरिया डिवाइड बाई आउटर रेडियस या आउटर साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज देखो, मान लो दो कोप्लेनर कॉइल की जगह पर मैंने ट्रायंगुलर फॉर्म में कॉइल ले ली बाहर वाली, और अंदर वाली जो कॉन्सेंट्रिक कॉइल है वो मैंने एक सर्कुलर फॉर्म में ले ली। तो बच्चों मेरा जो फॉर्मूला था वो क्या था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है एरिया यानी कि R स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल R। तो यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरा R स्क्वायर मतलब अंदर का जो एरिया है वो ऊपर, और डिवाइड बाई आपका जो भी आपकी साइड होती है। ठीक है, तो जो भी बाहर वाला लूप है उसकी साइड तो वो कितनी है A, तो मैंने यहाँ पर वही किया। अब दूसरा देखो, दूसरे एग्जाम्पल में हमने बाहर एक मान लो स्क्वायर ले लिया और अंदर आपका एक कॉइल ले लिया सर्कुलर। तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के स्क्वायर के डिवाइड बाई आपका लूप की साइड मान लो A है। ठीक है, फिर मेरा अगला एग्जाम्पल देखो, बाहर सर्कल है अंदर आपका रेक्टेंगल है। तो बच्चों मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस की ट्रिक क्या है, इन म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर जो भी लूप है उसका एरिया डिवाइड बाई बाहर के लूप का रेडियस या फिर साइड। तो इनर का एरिया है A इंटू बी और बाहर है रेडियस आपकी R। तो इस तरीके से मैं बहुत आसानी से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकता हूँ अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम आगे आते हैं अगले पॉइंट पर, RLDC सर्किट। तो RLDC सर्किट में क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस और इंडक्टर आप ले रहे हो, तो ध्यान रखना इंडक्टर कैपेसिटर का उल्टा होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, टाइम 0 पर ये जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, टाइम इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट करता है। कौन, ये कैपेसिटर। ऐसा कौन बिहेव करता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर आपका शुरू में जब टाइम 0 होता है तब आपका ये बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब आप ये समझ लो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है,
और जब आपका टाइम इनफाइनाइट हो जाता है या कैपेसिटर का पेट फुल हो जाता है या कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, तो फिर उसके बाद में वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वो करंट को पास नहीं होने देता है। ठीक है, टी इनफाइनाइट पर ये ओपन सर्किट होता है। वहीं पर इंडक्टर उल्टा होता है। इंडक्टर टी इक्वल टू 0 पर तो ओपन सर्किट होता है, मतलब शुरू में तो करंट आने नहीं देगा, लेकिन एक बार आने लग गया तो फिर आपका एकदम शॉर्ट सर्किट की तरह उसे बिना किसी रेजिस्टेंस लगाए निकाल देगा। तो अब यहाँ पर ये आप देखो डायग्राम सर्किट का, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इंडक्टर है और करंट आई आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये जो इंडक्टर होता है ना, इसके अंदर जो करंट है वो रेजिस्टेंस की तरह लीनियरली नहीं है, इसके अंदर एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन आती है वो आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल आती है, जहाँ पर आई नॉट मेरा क्या है, मैक्सिमम करंट है जो टाइम इनफाइनाइट पर होगा, और मेरा आर रेजिस्टेंस है, टी मेरा टाइम है, एल मेरा इंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों आई इक्वेशन, क्योंकि एक इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो आपका नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह नहीं आता, वो करंट ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियली होती है, एक झटके में तेजी से ग्रोथ होती है ना। शुरू में तो रिलक्टेंट होता है, शुरू में नहीं जाने देता है इंडक्टर अपने थ्रू करंट, लेकिन एक बार निकलने लग गया तो फिर एकदम बहुत झटके से एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। अब यहाँ पर इसको देखो, जो अभी मैंने आपको बताया ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है, फिर एक टाइम बाद कांस्टेंट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट तक बिहेव करेगा, मैक्सिमम अचीव हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, देखो बच्चों, अगर आप करंट का रेट ऑफ चेंज निकालो तो डी आई बाई डी टी क्या आएगा, ई अपॉन एल ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल के बराबर आता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर आप निकालें उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी। और टी इक्वल टू 0 पर अगर आप यहाँ टी की वैल्यू 0 डालोगे तो ये केवल ई अपॉन एल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब टी इक्वल टू 0 टाइम है, मतलब इनिशियल फेज में जो करंट का रेट ऑफ चेंज है वो ई अपॉन एल के बराबर है। तो अब ये हमारा डिके का है। ठीक है, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल डिके है। अब क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो यहाँ पर 5 हेनरी का एक इंडक्टर है, ये 3 ओम और 2 ओम के रजिस्टर हैं और 10 वोल्ट की बैटरी है। आपने सर्किट को क्लोज किया, यहाँ से करंट फ्लो हुई। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको करंट बताना है सर्किट में एट टी इक्वल टू 0। फिर अगला क्वेश्चन है टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पर बताओ, ऑल्सो डी आई अपॉन डी टी बताना है टी इक्वल टू 0 पर। ठीक है, चलो देखो, पहला है टी इक्वल टू 0 पर आपको करंट बताना है। बच्चों टी इक्वल टू 0 पर क्या होता है, टी इक्वल टू 0 पर जो इंडक्टर होता है वो कैसा बिहेव करता है, एक ओपन सर्किट की तरह, वो रिलक्टेंट होता है, करंट को नहीं जाने देता। तो जो करंट है वो 5 हेनरी से नहीं निकलेगा, वो आपका ऊपर से नहीं निकलेगा क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट सीधा सीधा ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो मेरी वैल्यू आएगी करंट की फिर क्या आएगी, क्योंकि एल ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो करंट हो जाएगा ऊपर वोल्टेज और नीचे टोटल रेजिस्टेंस, तो 3 + 2 5 हो जाता है। तो ये मेरा 2 एम्पियर आ गया। अब बात करते हैं अगला, टी इक्वल टू इन्फानाइट। जब मेरा टी इक्वल टू इन्फानाइट टाइम होता है तो मेरा जो इंडक्टर है वो एक कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो मेरा करंट है वो यहाँ से आया और इधर से निकलने की जगह ऊपर से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट हमेशा उस रास्ते से जाना चाहता है जहाँ पर उसको कम रेजिस्टेंस मिलता है। तो यानी कि जो मेरा करंट आएगा फाइनली, तो मेरा केवल 2 ओम रेजिस्टेंस बचा और नीचे 10 वोल्ट बचा, तो 10/2 मेरा 5 एम्पियर हो गया। तीसरा है टी इक्वल टू 0 पर मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा। तो बच्चों डी आई अपॉन डी टी ई अपॉन एल के बराबर होता है। मेरा ई एम एफ 10 वोल्ट है, इंडक्टेंस 5 है, तो ये 2 एम्पियर पर सेकेंड मेरी वैल्यू आ रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को अचीव किया। अगला है, आपने यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, 3 ओम 6 ओम और 5 ओम का इंडक्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो क्वेश्चन वही है, टी इक्वल टू 0 पर बताओ, टी इक्वल टू इन्फानाइट पर बताओ। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखें तो टी इक्वल टू 0 पर 10/5 हो जाएगा, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं करेगा, केवल आपका ये वाले एक रेजिस्टेंस पिक्चर में रह जाएगा 3 और 2 5, क्योंकि ये तो यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं शुरू में। तो 3 और 2 5 सीरीज में आ गए, 10 से डिवाइड कर दो करंट आ जाएगा। दूसरा है टी इक्वल टू इन्फानाइट। इन्फानाइट पर आपका ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा, आपका करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा तो फिर आपका ये दोनों किस में आ जाएंगे, फिर देखो यहाँ पर फिर ये दोनों आ जाएंगे आपके पैरेलल में। ठीक है ना,
तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट के बीच में होंगे इसलिए पैरेलल में आ जाएंगे 3 और 6। तो 6 और 3 जब पैरेलल में आ जाएंगे तो फिर जब ये पैरेलल में आ जाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 3 जा आपका 8 और डिवाइड बाई 9 यानी कि 2 ओम आएगा। तो इनका जो इक्विवेलेंट आ गया वो 2 ओम आ गया और 2 ओम इसके साथ सीरीज में होगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये 10/4 होके 2.5 एम्पियर आ जाएगा। और आपको di/dt पूछे तो E/L कर दो, ऊपर 10 नीचे इंडक्टर की वैल्यू, तो 2 एम्पियर पर सेकेंड मेरी di/dt आ गया है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, टाइम इन विच करंट बिकम 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नाम से समझ आ रहा है हाफ लाइफ टाइम, वो टाइम जहां पर करंट 50% वैल्यू अचीव कर लेता है केवल, ठीक है, मतलब 50% रह जाता है या अचीव कर लेता है, ठीक है। तो बच्चों हाफ लाइफ टाइम होता है 0.693 L/R, ठीक है, RLDC सर्किट का। टाइम कांस्टेंट किसे कहते हैं, टाइम इन विच करंट बिकम 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन इट इज ग्रोइंग। मतलब टाइम कांस्टेंट असल में आप समझो कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, ठीक है, जिसमें जो करंट है वो 63% हो जाता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू का जब ये ग्रो कर रहा है। ये कब है, जब 50%, ये कब है, जब 63% हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब करंट ग्रो करता है तो अगर वो 63% को अचीव कर लेता है तो जितना टाइम लगा उसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू लैम्डा L/R के बराबर होती है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं करंट डिके की। तो देखो ये मान लो एक रजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये EMF है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो करंट डिके की इक्वेशन आती है वो I0 e⁻⁻RT/L के बराबर आती है, जो करंट की डिके की इक्वेशन होती है। करंट की ग्रोथ में 1 e⁻RT/L होता था, करंट डिके में I0 e⁻⁻RT/L है, बस 1 माइनस का वेक्टर गायब हो जाता है। यहाँ पर जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, टाइम इन विच करंट रिमेन 30% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो पहली वाली जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने बोला था टाइम इन विच 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू अचीव, उसको मैं ग्रोथ के लिए टाइम कांस्टेंट बोल रहा था। डिके में मैंने बोला कि जब 37% डिके हो जाएगा, ठीक है, तो बात तो एक ही है, वो डेफिनेशन अलग तरीके से बोल दिया गई है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 हेनरी का यहाँ पर इंडक्टर है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर करंट की इक्वेशन ये है तो पहला कि करंट बताओ t=0 पर, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ 2 सेकंड पर। तो देखो बच्चों कैसे करोगे, बहुत आसान है। करंट हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट करो तो ये 2 सेकंड आ जाए, मतलब 2 एम्पियर आ जाएगा। आपने टाइम की वैल्यू 0 डाल दी तो 2 एम्पियर आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, किरचॉफ लॉ लगा दो। तो किरचॉफ कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जिधर करंट एंट्री करता है वो प्लस होता है, जिधर से निकलता है उधर माइनस होता है। फिर जिधर इधर एंट्री करा तो प्लस, निकला तो माइनस, और बैटरी में छोटा डंडा माइनस और बड़ा डंडा प्लस, और आप बी पर पहुंच जाओगे। अब देखो आपने जब किरचॉफ लगाया तो बहुत आसान है, कैसे, देखो यहाँ पर जो करंट है बच्चों वो 2 एम्पियर का था, ठीक है ना, और ये आपका 2 सेकंड पर पूछ रहा है तो करंट निकालना पड़ेगा पहले। 2 सेकंड पर जो करंट आएगा वो टी की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी कि 6 एम्पियर आ गया। तो 2 सेकंड पर जो करंट है सर्किट में वो 6 एम्पियर है। तो 6 एम्पियर है, मतलब अब इसके थ्रू अगर 6 एम्पियर का करंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है V=IR होता है, तो ये 6 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 × 3 हो गया, माइनस का बाहर ले लिया आपने। अब इधर देखो ये माइनस आपने फिर से बाहर ले लिया और ये 1 हेनरी है आपका इंडक्टेंस। तो EMF क्या होता है, L/di/dt, L की वैल्यू 1 है, di/dt आपका 2t आ गया, क्योंकि t² + 2 अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो ये 2t बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 2t है तो 2t लिखा आपने। तो अब यहाँ पर टाइम 2 सेकंड था तो t की जगह 2 डाला तो ये 4 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। तो मेरे को EMF पता चल गया 4 वोल्ट माइनस का, और इधर प्लस का 10 आ गया, और ये फिर B पॉइंट पर पहुंच गया तो VB हो गया। तो B को उधर भेजो तो VA - VB आपका 12 वोल्ट यहाँ से आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपके सारे चैप्टर क्लियर होने चाहिए तो आप आसानी से कर पाते हैं। बच्चों अगर इंडक्टर को आप कंबाइन कर देते हो सीरीज में तो इंडक्टेंस L1 + L2 के बराबर हो जाता है, लेकिन अगर आप पैरेलल में करते हो तो 1/L 1/L1 + 1/L2 के बराबर होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका एकदम सेम है जैसा आपका रेजिस्टेंस के अंदर होता है। अगला टॉपिक है डायनामिक EMI यानी कि मोशनल EMI।
तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, है ना, मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ, और ये कोई कंडक्टर है जिसकी वेलोसिटी v है जो इसमें रनिंग है। तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर ये जो कंडक्टर है आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एक बैटरी से, ठीक है। तो ये कंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है जब एक कंडक्टर v वेलोसिटी से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में चलता है। तो यहाँ पर बच्चों मूविंग कंडक्टर बिहेव एज द बैटरी ऑफ ईएमएफ BVL, और इसका जो ईएमएफ निकल के आता है, अब क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है हम यहाँ पे डेरिवेशन तो सीखेंगे नहीं, ठीक है, तो जो यहाँ पर ईएमएफ निकल के आता है वो BVL के बराबर होता है। अब B यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, और L इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या है, इफेक्टिव लेंथ है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो एक और बात ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला वैलिड होने के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए और वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पैरेलल वेलोसिटी के लिए ईएमएफ 0 होती है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए ही E = BVL वैलिड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बच्चों पोलैरिटी ऑफ बैटरी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ V क्रॉस B। अगर आपको बैटरी की पोलैरिटी फाइंड करनी है कि किधर आपका हायर पोटेंशियल होगा और किधर लोअर होगा, तो आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी की तरफ फिंगर करनी है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करनी है। जहां पर थंब आएगा ये थंब हाई पोटेंशियल को बताएगा, ठीक है। तो बहुत आसान बात है। देखो बच्चों, अब कुछ केसेस देखो जहां पर ये 0 होने वाला है ईएमएफ, ठीक है, और या फिर 0 नहीं होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मान लो आपकी वेलोसिटी अब की बार एक किसी एंगल पर है, तो एंगल पर है तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर वाला v sin थीटा और एक कंडक्टर के पैरेलल जो v cos थीटा है। क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है बैटरी वाला वो केवल परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे लागू होता है, तो E की वैल्यू यानी कि ईएमएफ BLV परपेंडिकुलर आ जाएगा, और V परपेंडिकुलर की वैल्यू v sin थीटा है, तो BLV sin थीटा मेरा ईएमएफ आ गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, अच्छा पैरेलल वाले की वजह से कोई नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंडक्टर ऑफ आर्बिट्री शेप, अगर आर्बिट्री शेप का कंडक्टर है तो आपको इफेक्टिव लेंथ इसके बीच में लेनी होती है, तो आपने L इफेक्टिव ले ली। अब वेलोसिटी मेरी V है वो आपने यहाँ पर डाल दी, मैग्नेटिक फील्ड मेरा B है, ठीक है। अच्छा तब अब यहाँ पर आपको अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी तो कैसे करोगे, जिधर वेलोसिटी है उधर फिंगर करो, मतलब जिधर वेलोसिटी उधर फिंगर करो, वेलोसिटी आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, तो थंब आपका हाई पोटेंशियल बताता है। तो थंब हाई पोटेंशियल यानी कि Q मेरा हाई पोटेंशियल पर है और P मेरा लो पोटेंशियल पर है, ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं। तो ये एक ऐसे कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा जिसकी बैटरी इस तरीके से बनेगी, है ना। क्वेश्चन है कि एक कंडक्टिंग रॉड है AB जिसकी लेंथ आपकी 1 मीटर है, इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट्स लेंथ। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का, एग्जिस्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द रॉड। तो देखो बच्चों यहाँ बोला गया है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो सब वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। देखो ये मान लो एक रॉड है या कंडक्टर है, क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आपका एक वेलोसिटी है 30 डिग्री पर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक पैरेलल वाला हो गया और एक परपेंडिकुलर वाला हो गया। तो जो परपेंडिकुलर वाला है वो v sin थीटा है और पैरेलल वाला v cos 30 है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा आपका cos 30 √3/2 यानी कि 2√3 मीटर पर सेकंड। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट हो गए। तो जो ईएमएफ होता है वो BLV परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, और वेलोसिटी 4 है, एंगल 30 पर, है ना। तो यहाँ पर बच्चों L की वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ तो इफेक्टिव लेंथ A और B की डायरेक्ट दूरी होगी, और आपका जो V परपेंडिकुलर है वो 2 है, अगर आप गौर से देखें तो 2 है। पैरेलल से हमें कोई मतलब नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये 4 वोल्ट आ चुका है। तो अगर मेरा वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू 4 वोल्ट, बहुत आसान होते हैं बच्चों क्वेश्चन, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मोशन ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड एलिप्स इन द फील्ड। आपने एक स्क्वायर ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया और आपने इसको एक फील्ड में मोशन कराया, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर आप इसको लेके आ रहे हो। तो बच्चों इस लूप का जो मैग्नेटिक ईएमएफ होगा वो BBL होगा, इसका कितना होगा BBL होगा। लेकिन देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ना ईएमएफ कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि सेम L इफेक्टिव है एज दे एंटर द फील्ड, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जो ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होता है, क्योंकि ईएमएफ आपको पता होना चाहिए वो तभी इंड्यूस हो सकता है जब आपका
फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो बच्चों, इस लूप का जब ये एंट्री करेगा भी तो क्या इसका कोई एल इफेक्टिव चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। मान लो इसका एल इफेक्टिव पी से क्यू के बीच का था, तो पी क्यू यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। जब ये वाला पोर्शन आ जाएगा तो ये भी सेम होगा। तो क्योंकि वो स्क्वायर है तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इस वजह से जो आपका ईएमएफ होगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई एल इफेक्टिव नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, है ना, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, ईएमएफ की जगह फ्लक्स लिखो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो सर्कल और एलिप्स, मतलब आपने क्या किया, रेक्टेंगल और स्क्वायर की जगह पर अब की बार सर्कल और एलिप्स को आप लेके आ रहे हो। तो बच्चों जब आप सर्कल और एलिप्स को लेके आते हो तो यहाँ पर क्या होता है, एल इफेक्टिव चेंज होता है। देखो इस पॉइंट पर एल इफेक्टिव कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और ज़्यादा हो जाएगा और डायामीटर सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा होने लगेगा। यानी कि पहले छोटे से बड़ा हुआ डायामीटर तक और डायामीटर के आगे फिर छोटा हुआ, मतलब एल इफेक्टिव कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो एल इफेक्टिव चेंज होगा मतलब क्या होगा, ईएमएफ भी आपको मिलेगा, क्योंकि ईएमएफ बी एल इफेक्टिव इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से भी कोई ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हेयर ईएमएफ चेंजेस एज दे एंटर इनटू फील्ड बिकॉज ऑफ वेरिएबल एल इफेक्टिव, या फिर ईएमएफ नहीं, आप फ्लक्स लिखो, यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। चलो अब है व्हेन क्लोज लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ आपका जीरो होता है। बच्चों जब क्लोज लूप आप एक मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हो तो ईएमएफ जीरो होता है, क्योंकि एल इफेक्टिव जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर देखो क्लोज लूप का एग्जांपल, ये एक स्क्वायर लूप है, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हो वी वेलोसिटी से, तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, क्योंकि एल इफेक्टिव जीरो है। ये एक ट्राइंगल है, इसका भी एल इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एल इफेक्टिव जीरो है तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, और ऐसे इस लूप में हो जाएगा। तो सारे के सारे लूप में क्योंकि एल इफेक्टिव जीरो होता है इसलिए ईएमएफ भी जीरो होता है, क्योंकि ईएमएफ बी एल इफेक्टिव इनटू वेलोसिटी होता है। अब इसमें देखो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट नहीं था, सिर्फ इतना येलो कलर वाला पोर्शन था, लेकिन इसमें एल इफेक्टिव ये हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो एल इफेक्टिव के पैरेलल है, क्योंकि एल इफेक्टिव भी आपका इनिशियल टू फाइनल होता है और वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है, और जब पैरेलल है तो इसका मतलब ईएमएफ होगा ही नहीं, क्योंकि पैरेलल वेलोसिटी के केस में ईएमएफ जीरो होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका एल इफेक्टिव की डायरेक्शन सेम है वेलोसिटी से, तो यहाँ पर भी क्योंकि वेलोसिटी एल इफेक्टिव के पैरेलल है इसलिए यहाँ पर भी ईएमएफ जीरो है। ईएमएफ होने के लिए वेलोसिटी और एल इफेक्टिव परपेंडिकुलर होना चाहिए। मूविंग मेटल फ्रेम इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपने क्या किया, यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर लिया, और आपको पता है ये जो करंट कैरिंग वायर है इसकी वजह से हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, क्योंकि एक इन्फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2πd होता है। और वो जो डिस्टेंस है, क्योंकि वो इधर पॉइंट का कुछ अलग होगा और इस पॉइंट का कुछ अलग होगा, तो इसीलिए अलग अलग होता है। तो बच्चों अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग मेटल करना है तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अब देखो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, क्योंकि आपको पता है करंट की डायरेक्शन थंब की तरफ, तो पाम अंदर की तरफ बता देता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी आपकी राइट में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस पॉइंट पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड V1 है, इस पर V2 है, क्योंकि हर पॉइंट पर अलग होगा। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको अगर यहाँ पर क्या निकालना है, नेट ईएमएफ निकालना है। तो देखो यहाँ पर आप देखो जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाली साइड में जो बैटरी बनेगी वो कैसी बनेगी। देखो यार, बैटरी की डायरेक्शन निकालने के लिए वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ फिंगर, वेलोसिटी आपकी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो ऊपर की तरफ थंब आया, मतलब हाई पोटेंशियल दोनों ही केसेस में ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा हाई पोटेंशियल हो गया E1, और यहाँ पर ये बैटरी बनी E2 जो दूसरी वाली साइड है। अब ये वाली तो बनेगी नहीं बैटरी, क्योंकि यहाँ पर तो आपका पैरेलल वाला सीन है, तो यहाँ तो जीरो हो गया बैटरी, ठीक है। अब इसको देखो, तो यहाँ से आपका, अब क्योंकि E1 आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि करंट आपका अकॉर्डिंग टू, मतलब देखो E1 क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले पोर्शन पे ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना। तो क्योंकि E1 ज़्यादा होगा इसलिए नेट ईएमएफ निकालने के लिए बड़े में से छोटा घटा दोगे तो E1 माइनस E2 कर दोगे। अब E कितना होता है, जो ईएमएफ होता है वो BL इफेक्टिव इंटू V होता है, वेलोसिटी होता है।
तो आपने क्या किया, पहला B1 ले लिया, मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर B2 ले लिया, तो B1 AB माइनस B2 AB कर दिया आपने। A क्यों लिया, क्योंकि मान लो इसकी साइड A है, ठीक है, ओके। चलो अब B1 और B2 की वैल्यू डाल दो। अब देखो भाई AB कॉमन निकाला, B1 माइनस B2 कर दिया। B1 है म्यू नॉट I अपॉन 2πx, क्यों, क्योंकि x ले ली हमने डिस्टेंस आपकी पहले कॉर्नर की, ठीक है, तो x ले ली। दूसरे कॉर्नर की कितनी है, x प्लस a है, तो आपने इधर म्यू नॉट I अपॉन 2πx प्लस a करा। तो अब आपने क्या किया, B1 माइनस B2 कर दो, तो इसमें से इसको घटा दो, तो आपका कॉमन कॉमन खेल लो, तो आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर अ मेटल रॉड मेक कॉन्टैक्ट एंड कंप्लीट द सर्किट, द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद मैग्नेटिक फील्ड आपको 0.15 टेस्ला गिवन है। अगर रेजिस्टेंस 3 ओमेगा का है और फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक रॉड है और इसको 2 मीटर पर सेकेंड से आपको चलाना है, ठीक है, और ये आपका एक रेजिस्टेंस है और ये वायरिंग है, पूरे में 50 सेंटीमीटर की लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला है, इनटू द पेज अंदर की तरफ है। तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए। तो बच्चों अगर आप देखो तो यह समझने की कोशिश करते हैं, देखो ये आपकी जो रॉड है ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रही है, तो यानी कि अगर ये आगे की तरफ चल रही है और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो पहले ये देखना पड़ेगा इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है और किधर की तरफ लग रहा है। देखो बच्चों अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो नेट फोर्स हमारा कौन सा लगेगा, नेट फोर्स मेरा BIL लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग लूप की वजह से, आपको पता होना चाहिए करंट कैरिंग लूप की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है BIL। तो यहाँ पर जब आप इस वैल्यू को डालते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से ये फोर्स मिलता है जो आपका अंदर की तरफ यहाँ पर लगेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, आपने अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, आई से, मतलब जो आपका ये होता है आई से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एंगल कल करोगे तो फोर्स आ जाता है, करंट ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, मतलब एक इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा हुआ है जो अंदर की तरफ है। तो मेरे को अगर इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ चलाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स लगा है ना इसको बैलेंस करना पड़ेगा सेम फोर्स से, और अगर जैसे ही मैंने सेम फोर्स से बैलेंस कर दिया तो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने जो फोर्स है वो निकाल लिया और यही फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ, इसको रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए। तो क्या करना है, अब देखो क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में करंट की जरूरत पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन है क्वेश्चन में 0.15 टेस्ला, तो करंट कैसे निकालोगे। देखो बच्चों अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर क्योंकि ये करंट, ये जो कंडक्टर है ये ऐसा कंडक्टर फील करो इसको जिसकी वेलोसिटी है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होगा, बैटरी की डायरेक्शन किधर होगी, बैटरी की डायरेक्शन वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब हाई पोटेंशियल ऊपर की तरफ बन गया, तो करंट आपका इस तरीके से फ्लो होने लगेगा। तो करंट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ आप सर्किट में, करंट मेरा EMF अपॉन R होता है। बच्चों जो EMF है वो एक करंट जो कैरिंग सर्किट जो बिहेव करता है वो BVL के बराबर होता है। तो यहाँ से EMF की वैल्यू BVL डाल दी अपॉन R डाल दिया तो मेरे को करंट मिल गया, यहाँ करंट मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरे को B2VL2 अपॉन R आ गया, ठीक है वैल्यू। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, है ना। देखो बच्चों जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.15 इंटू 0.15 हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, जो मेरी वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, जो मेरी लेंथ है कंडक्टर की वो 50 सेंटीमीटर की बिन थी तो 50 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दिया, और जो मेरा रेजिस्टेंस है वो आपका 3 ओम की बिन था तो 3 डाल दिया, तो वैल्यू मिलेगी 3.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला कहता है एक स्क्वायर मेटल वायर का फ्रेम है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस 1 ओम है, इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। ये आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी अंदर की तरफ है,
द लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर। आपका जो लूप है वो ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम इन सारे एक लूप से कनेक्टेड है। ये जो आपका लूप है ये रेजिस्टेंस के लूप से कनेक्टेड है। अब ये जो रेजिस्टेंस का लूप है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसीलिए इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 3 ओम आ जाएगा। तो यानी कि ये जो नेट सर्किट होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये एक आपका कंडक्टर है, तो जब ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बैटरी की तरह। और इसका जो आपका हायर पोटेंशियल होगा वो किधर होगा, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो हायर पोटेंशियल ऊपर होगा, तो यहाँ पर बैटरी बन जाएगी मेरी एक, ठीक है। और ये मेरा एक ओवरऑल ये जो रजिस्टेंस पूरा सॉल्व होके यहाँ पर 3 ओम आ जाएगा। तो बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करके आ गया। ये मेरी रॉड जो है कंडक्टर मेरा बैटरी की तरह बिहेव करेगा, है ना। और बोला गया है कि जो मेटल वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो खुद का 1 ओम है। ये जो मेटल वायर आप देख रहे हो इसका खुद का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड वायर OS एंड PQ आर नेग्लिजिबल। आपसे बोला है कि यहाँ पर जो लोड वायर है उसका नेग्लिजिबल है, सिर्फ इस वायर फ्रेम का है, ठीक है। वॉट शुड बी द स्पीड ऑफ द लूप शो एज टू हैव अ स्टडी करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। आपसे पूछा है कि V की वैल्यू क्या हो जिससे हमें 1 मिली एम्पियर का करंट मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है, स्पीड। मेरा जो EMF है वो IR के बराबर होता है, मेरा करंट 1 मिली एम्पियर बना रहना चाहिए, मेरा रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया यहाँ से 3 + 1 जोड़ के सीरीज में दोनों, तो मेरा 4 मिली वोल्ट का EMF आ गया। अब ये जो 4 मिली वोल्ट है ये मेरा BLV के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर गौर से देखो ये कंडक्टर था और एक कंडक्टर जब बैटरी की तरह वेव करता है तो BLV के बराबर EMF होता है, तो BLV के बराबर डाल दिया। EMF की वैल्यू 4 मिली वोल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, लेंथ आपने डाल दी, वेलोसिटी आपको निकालनी है तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर/सेकंड आ जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन कठिन दिखे वो सच में कठिन हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। आई होप आप बहुत आसानी से कर लोगे। एक कंडक्टिंग रॉड है PQ, ठीक है, आपकी एक कंडक्टिंग रॉड है ये PQ जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर/सेकंड। ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 4 टेस्ला के, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरेड, ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरेड है, वो कनेक्टेड है। तो आपको बताना है चार्ज ऑफ कैपेसिटर प्लेट यहाँ पर क्या होगा। बच्चों देखो बहुत आसान है क्वेश्चन करना, अगर आप गौर से देखें तो ये जो कंडक्टर आपका जो आगे की तरफ बह रहा है इसका खुद का EMF कितना होगा, क्योंकि वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करोगे तो ऊपर की तरफ हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल ऊपर की तरफ हो गया, तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों तो अगर ये ऊपर हाई पोटेंशियल हो गया, ये कैपेसिटर है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि करंट जहाँ से एंटर करता है वो हाई पोटेंशियल होता है, जहाँ से निकलता है वो लो होता है। तो प्लेट A पॉजिटिव हो जाएगी, B नेगेटिव हो जाएगी, A पॉजिटिव B नेगेटिव, तो यहाँ से मेरा EMF होता है BLV के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड मेरा 4, वेलोसिटी की वैल्यू डाली, लेंथ की वैल्यू डाली, तो 8 वोल्ट मेरा EMF आ गया। अब अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो चार्ज CB होता है कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरेड है ना, और वोल्ट मेरा कितना है 8 है, यहाँ से मैंने निकाल लिया, तो वैल्यू मेरी 80 माइक्रोफैरेड की आ गई। तो जिस पे पॉजिटिव है उस पर +80, जिस पर नेगेटिव है उस पर -80 माइक्रोकूलम। बहुत आसानी से आप चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मोशनल EMF ड्यू टू रोटेशनल मोशन। बच्चों अगर आप इस रॉड को घुमाओगे, ठीक है, तो आपको जो EMF मिलेगा वो ½ BL² ओमेगा के बराबर मिलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मान लो आपका एक कंडक्टर था, है ना, इस तरीके से लूप था और ये मूव कर रहे थे, तो बच्चों क्या करना है, आपको L इफेक्टिव निकालना है। तो L इफेक्टिव आपका मान लो ये अगर सेमी सर्कुलर है R रेडियस का, तो डायमीटर के बराबर हो जाएगा। E की वैल्यू क्या होती है ½ BL² ओमेगा। मान लो ये घूम रहा था, ठीक है, घूमने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आप L की वैल्यू डाल दोगे तो आपको EMF की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। कुछ नहीं है, आपका बहुत आसान है। आपका घूमने वाले क्वेश्चन में भी ½ BL² ओमेगा में भी इस वाले फॉर्मूले के अंदर भी जो L है वो L इफेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, सिर्फ ये बताने के लिए क्वेश्चन डाला है, ठीक है, दैट्स इट। टॉपिक है AC जनरेटर।
तो एन इलेक्ट्रिकल मशीन यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज एसी जनरेटर या अल्टरनेटर या डायनामो। एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। मतलब जैसे आपने कोई चीज़ घुमाई, जैसे आपके घर में जनरेटर होता है तो जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको वो बिजली में बदल देता है, तो एसी जनरेटर वही होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट। ओके, तो यहां लिखा हुआ है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ऑब्वियस सी बात है एसी जनरेटर ईएमआई के प्रिंसिपल पे काम करेगा, तभी हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। That is, when a coil is rotated in uniform magnetic field and induced EMF is produced in it। मतलब ये कह रहा है कि जब आप किसी कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा। जब भाई कॉइल को घुमाओगे तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस हो जाता है ना। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी फंक्शनिंग देखते हैं, थोड़ी वर्किंग देखते हैं, थोड़ा इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पर आपका एक बेसिक डायग्राम दिया गया है जो एनसीईआरटी में भी है, मतलब एनसीईआरटी का एक तरीके से बिल्कुल सिमिलर सा डायग्राम है एनसीईआरटी में भी। देखो ये आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगाए, इससे क्या फायदा होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो यहाँ पर आपने एक कॉइल लगा दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो कॉइल है ये घूम रही है, ऐसे ये घूम रही है ना। जब घूमेगी तो अलग अलग एंगल्स पे जाएगी, तो ये जब अलग अलग एंगल्स पे जाएगी तो फ्लक्स हमेशा अलग आएगा, फ्लक्स हमेशा वेरी करेगा। तो फ्लक्स हमेशा जब वेरी करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, है ना। भाई सिंपल सी बात है, जब भी जब फ्लक्स चेंज होता है समय के साथ में तब तब ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो करंट है उसको आप यहां से बाहर निकाल लोगे, ठीक है ना। मतलब जिसके अक्रॉस भी आपको करंट चाहिए, ठीक है, जैसे आपको बल्ब लगाना है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट चलाना है, तो उसके जो रेजिस्टेंस है वहां पर आप आउटपुट ले लोगे करंट का। ये एसी करंट होगा, मतलब एक बार यहां से आएगा पॉजिटिव तो दूसरे से नेगेटिव आएगा, कुछ इस तरीके से आप मान लो, ठीक है। चलो अब यहां पर बेसिकली ये देखो, अगर मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूं, देखो यहां पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये कॉइल घूम रही है ना। देखो तो ये जो कॉइल है बेसिकली ये इस तरीके से घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसमें आप देखो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे कॉइल घूम रही है गैल्वेनोमीटर, यहां पर देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है बेसिकली, ये गैल्वेनोमीटर बेसिकली डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब आर्मेचर कॉइल ABCD, मतलब ये जो आर्मेचर कॉइल है आप देखो A B C और D, ये जो आर्मेचर कॉइल है रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब ये जो आर्मेचर कॉइल है जब ये घूमेगी इसमें, है ना, इट कट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। भाई सिंपल सी बात है, जब ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हर बार अलग अलग आएगा, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। और जब जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तब तब आपका क्या होता है, तब तब आपका EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। Thus, magnetic flux linked with the coil changes and hence induced EMF is set up, मतलब magnetic flux change होगा और EMF set up हो जाएगा। The direction of the induced EMF or the current in the coil is determined by the right hand rule। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाकर आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। मतलब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मतलब वही फिंगर घुमाओ और या फिर करंट की डायरेक्शन में आपको फिंगर करना है, तो ये जो आपकी उंगलियां हैं थंब करना है, जो आपकी फिंगर्स जिधर कर लोगी वो डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पता चलेगा। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नोट्स में करा दिए हैं, आप अगर एक बार नोट्स को रिवीजन करोगे तो शायद आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ बेसिकली द करंट फ्लोज आउट थ्रू द ब्रश B1। देखो ब्रश B1 कौन सा है, ये है ना। तो जब करंट इससे निकलेगा इन वन डायरेक्शन ऑफ हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड थ्रू द ब्रश B2 इन द नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन इन द रिवर्स डायरेक्शन। ब्रश B1 से एक डायरेक्शन में जाएगा, ब्रश 2 से दूसरी डायरेक्शन में करंट आएगा। देखो यहां पर भी आप डायरेक्शन देख सकते हो। तो बेसिकली इसीलिए ये एसी करंट है, इसीलिए ये एसी जनरेटर है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो एसी करंट की खास बात होती है ये इस तरीके से होता है, मतलब एक साइकिल पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है। जबकि जो डीसी करंट होता है वो ऐसे होता है, इस तरीके से, सिंपल है ना। ये डीसी करंट की खास बात होती है। तो ये आपका एसी करंट कुछ इस तरीके से होता है, मतलब एक साइकिल पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक हाफ पॉजिटिव दूसरा हाफ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रश B1 से मान लो पॉजिटिव आया तो ब्रश B2 से नेगेटिव करंट आएगा, तो ये एसी जनरेटर है ना।
दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, देयरफॉर ईएमएफ प्रोड्यूस इज ऑफ अल्टरनेटिंग नेचर। मतलब अल्टरनेट, भाई अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? अल्टरनेट नेचर, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा? माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना भाई। जो कॉयल है उसके जितने भी टर्न्स होंगे और जो भी फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा उसके हिसाब से ईएमएफ आ जाएगा एन डी फाई बाई डी टी। तो ये जो बेसिकली जो डी फाई है इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये कहां से आया भाई? फ्लक्स की वैल्यू रख दिया आपने, कौन सी दिक्कत है? आप ये इमेजिन करो जो हमारा ईएमएफ है बेसिकली वो एन डी फाई बाई डी टी है, और जो फ्लक्स है वो होता क्या है? अगर आप देखें तो फ्लक्स बी ए कॉस थीटा ही तो होता है। तो आपने क्या किया? आपने बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अच्छा यहाँ पर जो थीटा है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सर्कुलर में जो थीटा होता है वो ओमेगा टी के बराबर होता है ना, क्योंकि जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है और टी टाइम होती है। तो अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है क्लास 11 में तो आपको याद होगा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ओमेगा टी के बराबर हो सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो थीटा है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी ए कॉस ओमेगा टी। तो जब आप इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस की वैल्यू तो साइन हो जाएगी और जो ओमेगा है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये फाइनली क्या निकल के आएगा? ये आएगा ओमेगा बाहर आ गया, बी ए का बी ए बचा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, है ना। इसीलिए यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, देखो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके ये आया है और एन की वैल्यू आपने यहां पर रख दी, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर जो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है इसको आपने ई नॉट बोल दिया है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया। यानी कि हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि जो भी हमारा ईएमएफ है वो बेसिकली एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है ना। ये हमें समझ आ गया। मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मतलब फ्लक्स का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है। देखो एन कहाँ से आया? एन ऑलरेडी हमारे पास था, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी जो है वो बेसिकली हमने इस वाली वैल्यू को बोला है। ये जो वैल्यू है ना इसको हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी बोला है। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम ई नॉट बोल रहे हैं क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की। अब आप कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हो कि ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है? ई नॉट इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि देखो आप इसको मैक्सिमम इसलिए बोल सकते हो बेसिकली क्योंकि ये मैक्सिमम का मतलब है कि ई नॉट की वैल्यू आपकी एन बी ए ओमेगा आ जाएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू है बेसिकली। तो मैक्सिमम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो जो साइन ओमेगा टी है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? 90 डिग्री हो सकती है, यानी कि साइन 90 होता है 1, यानी कि साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ई की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ई नॉट आपका एन बी ए ओमेगा के बराबर है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो, ठीक है ना। तो यहां पर इसलिए वो ई नॉट लिखा है जहां पर ई नॉट एन बी ए ओमेगा के बराबर है। ओके, अब यहां पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जो करंट होता है वो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है। भाई ओम्स लॉ याद है ना, करंट V अपॉन R होता है। तो आपने E की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी रखा और नीचे R रखा तो ये ई नॉट बाई आर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। सिंपल सी बात है। देखो भाई सिंपल सी बात है, जो E है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। मुझे अगर करंट निकालना है तो करंट क्या होगा? E अपॉन R होगा, मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब जो मेरा वोल्टेज है वो मैंने अभी भी देखा ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, और अपॉन में R है। तो मैं अगर इस वाली वैल्यू को ऑब्जर्व करूं तो ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। तो I क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो यहां पर वही बोल रहा है, ठीक है। R क्या है? इस सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही होगी, है ना, सारे फॉर्मूलों की, सारी चीज़ों की। ओके, तो ईएमएफ क्यों आया? क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और जब फ्लक्स में चेंज आता है जब कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट अपना भी आ जाएगा क्योंकि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां तो करंट आ ही जाएगा, है ना। अब ये बेसिकली ग्राफ है, ये एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छे से नहीं दे रखा है तो इसलिए मैंने अलग ढंग से आपको प्रेजेंट किया है। ये जो ग्राफ है बेसिकली ये अल्टरनेटिंग नेचर को बता रहा है। मतलब देखो जो कॉयल है उन दोनों के बीच में घूम रही है, अलग अलग एंगल पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उधर की तरफ है, मतलब आप मान सकते हो कि राइट हैंड की तरफ है, और ये जो कॉयल है ये आपका 0 डिग्री पर है, मतलब अभी तक ये बिल्कुल नहीं घूमी है ना, एज इट इज आपने रखी हुई है। तो आपका जो ईएमएफ है वो भी 0 है,
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो ई की वैल्यू है ऐसे केस में वो भी जीरो है, क्योंकि आपने यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू जीरो करी हुई है। और हम जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। अगर ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है मतलब साइन की वैल्यू जीरो है, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, मतलब आपका जो ईएमएफ है वो जीरो आएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया बेसिकली, जब 90 डिग्री पे वो घूम गई कॉइल, जब आपने 90 डिग्री पर इस कॉइल को घुमाया तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड जो पहले ऐसे राइट हैंड पे था, ईस्ट में या वेस्ट में, मान लो ये ऊपर नॉर्थ में चला गया, ये 90 डिग्री पर घूम के यहाँ पर आ गया। जब ये घूम कर, देखो यहाँ पर बनाया भी गया है साइन घूमने के लिए, तो जब ये घूम कर आया तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर कॉइल और इसके ये जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री आएगी तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ई नॉट साइन 90, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, मतलब ईएमएफ इस केस में मैक्सिमम आएगा। आप देख भी सकते हो पीक पर आ गया, है ना। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर आपने ओमेगा टी को और 90 घुमा दिया, तो ये पहले पाई बाई 2 घूमा था, अब वो टोटल पाई घूम गया, मतलब 180 डिग्री घूम गया। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए देखो यहाँ पर 180 डिग्री पर ये जीरो हो गया फिर से ईएमएफ, है ना। फिर क्या हुआ, फिर आपने 90 और घुमा दिया, तो पाई में जब पाई बाई 2 जोड़ोगे तो 3 पाई बाई 2 आता है, यानी कि 270 डिग्री। तो 270 डिग्री पे आंसर होता है -1, तो इसीलिए ये माइनस में पीक आ गया। मतलब अब अल्टरनेट करंट है ना, तो एक बार प्लस साइकिल, एक बार माइनस साइकिल, सिंपल सी बात है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा, तभी तो अल्टरनेटिंग करंट है। वैसे अल्टरनेटिंग करंट को हम अगले में पढ़ने वाले हैं, अगले एनसीईआरटी क्रक्स में, ठीक है ना, तो आपको और क्लैरिटी आएगी वहां पर। फिलहाल आप समझने की कोशिश करो। अब ओमेगा टी जब और 90 घुमाया, मतलब ये जो आपका बेसिकली आप ये कह सकते हो ये जो कॉइल है इसको आपने, भाई ये तो 360 घूम रहा है ना, ऐसे 360 घूम रहा है, तो जब आपने पहले 90 घुमाया, फिर और 90, फिर और 90, फिर और 90, तो ऐसे करके आपने 4 बार घुमाया, जो जीरो पर था वो 360 पर वापस वहीं आ गया, है ना। देखो पी क्यू से स्टार्ट हुआ और पी, ये मतलब आप इसमें तो खैर मैग्नेटिक फील्ड को घुमा रहे हो, क्योंकि कॉइल जो घुमाने वाला था वो आपको थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने हटा दिया वो एनसीईआरटी का। तो बेसिकली यहाँ पर आप ना मैग्नेटिक फील्ड को घुमा रहे हो, तो उससे आप ये समझ लो, हालांकि घूम तो कॉइल ही रहा है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। जैसे ये पहले फील्ड ईस्ट में था, फिर नॉर्थ में चला गया, फिर वेस्ट में आ गया, फिर आपने साउथ में कर दिया, फिर ईस्ट में आ गया, मतलब फिर से वहीं आ गया 360 पर, ठीक है। तो ये आपका अल्टरनेट करंट यहाँ से मिलता है ना, ये वेरिएशन होता है अलग अलग एंगल्स पे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस चीज़ को कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, दैट्स ग्रेट। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है।